2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये प्रायद्वीप अब हमेशा रूस का हिस्सा रहेगा। 12 साल बाद ये वादा पुतिन के लिए निभाना और भी असंभव लगता है। जैसे जैसे यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमले इस क्षेत्र पर तेज होते जा रहे हैं, इसकी आपूर्ति मार्गों को काटते हुए और प्रायद्वीप को अभूतपूर्व संकट में डालते हुए रूस का क्रीमिया पर नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिख रहा है। दरअसल पुतिन खुद भी शायद अब इस क्षेत्र को अपने पास रखने की कोई उम्मीद आधिकारिक तौर पर छोड़ चुके हैं। उनके अपने लोगों की हरकतें इसे साबित करती हैं। इतिहासकारों के लिए ये घटनाएं हैरानी की बात नहीं होंगी। कई वैश्विक शक्तियों ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर नियंत्रण का दावा किया, लेकिन कोई भी इसे स्थायी रूप से नहीं रख सका। इस क्षेत्र पर दर्ज की गई सबसे पहली आक्रमण की घटना 513 ईसा पूर्व की है। तब फारसी साम्राज्य ने डेरियस प्रथम के नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक बड़ा अभियान शुरू किया था। समय के साथ यूनानियों, रोमनों और बिजेंटाइन साम्राज्य ने भी नियंत्रण संभाला। क्राइमिया की पहली बड़ी घेराबंदी 14वीं सदी में हुई, जब गोल्डन होर्डा मंगोल सेनाओं ने जेनोइस शासित काफ्फा अब फियोदोसिया को घेरा। मंगोलों ने 1343 से 1346 तक शहर को घेर लिया और हमला किया, जब तक कि वे अंततः बुबोनिक प्लेग के बड़े प्रकोप का शिकार नहीं हो गए। घेराबंदी हटाकर वापस घर जाने के बजाय हमलावरों ने जैविक युद्ध के दुनिया के शुरुआती उदाहरणों में से एक को अंजाम दिया। उन्होंने प्लेग से संक्रमित लाशों को गुलेल से शहर में फेंका, जिससे जेनोइस को भागना पड़ा और प्लेग डेथ भूमध्य सागर व आगे फैल गई। क्रीमिया ने कई घेराबंदियां, आक्रमण और वीरतापूर्ण लेकिन अंततः निष्फल आखिरी दम तक डटे रहने की कोशिशें देखे। उदाहरण के लिए सेवास्तोपोल की प्रसिद्ध घेराबंदी थी, जो क्रीमिया युद्ध के दौरान हुई थी और लगभग 1 साल तक चली थी, अक्टूबर 1854 से लेकर सितंबर 1855 तक। इसमें मित्र राष्ट्रों का गठबंधन था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य व सार्दिनिया थे, जिन्होंने शहर को घेरकर बमबारी की, जिसे रूसियों ने उसके चारों ओर विशाल परकोटों की एक पूरी घेराबंदी बनाकर बचाने की कोशिश की। लेकिन बीमारी, ठंड और भूख ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया। आखिरकार वे विजयी होकर उभरे और बचे हुए रूसी भागने के लिए मजबूर हो गए। 1920 में रूसी गृहयुद्ध के दौरान क्रीमिया बोल्शेविक विरोधी श्वेत सेना का ठिकाना था। सेना के बिखरे हुए अवशेषों ने पेरेकोप इस्तामुस, जो प्रायद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली एक संकरी पट्टी है, पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश की, ताकि आने वाली रेड आर्मी का सामना किया जा सके। उन्होंने 1,50,000 सैनिकों और नागरिकों को समुद्र के रास्ते इस्तांबुल की ओर भागने के लिए समय दिलाया, लेकिन अंत में विरोधी सेना के दबाव में झुक गए। द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें एक और उदाहरण दिया कि कैसे अभेद्य किले की तरह दिखने के बावजूद क्रीमिया वास्तव में दुनिया की उन सबसे कठिन जगहों में से एक है जिन पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल है। 1941 में धुरी सेनाओं द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप के मार्ग काटने पर सोवियत सैनिक बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल में पीछे हट गए। जर्मनों ने साल के अंतिम महीनों में शहर पर कब्जा करने के कई असफल प्रयास किए, इससे पहले कि उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की और भारी रेलवे तोपों और लुफ्टवाफे बमबारी से सेवास्तोपोल पर हमला किया। जुलाई 1942 तक सोवियतों की रक्षा पंक्तियां लगभग पूरी तरह ढह चुकी थीं, जिसमें दसियों हजार सैनिक या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए, और धुरी सेनाओं ने क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सिर्फ कुछ ही साल बाद 1944 में सोवियतों ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। नाजियों की रणनीति अपनाते हुए पहले जर्मन सेना को जमीन से काट दिया और फिर भारी गोलाबारी सेवास्टोपोल पर केंद्रित कर दी। हालांकि विवरण अलग अलग हैं, कई उदाहरण दिखाते हैं कि क्रीमिया जैसे स्थान को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है, और ये चुनौतियां अंत में एक ही सरल बात पर आकर टिकती हैं, ऐसी चीज जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देश भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, भूगोल। क्रीमिया का अनोखा भूगोल उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है। उदाहरण के लिए ये पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में विशाल जल राशियों से स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है। इसका मतलब है कि जमीन से पहुंचना बहुत सीमित है। हजारों सालों तक क्रीमिया में जमीन के रास्ते केवल उत्तर से यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों से ही आना जाना संभव था। ये प्रायद्वीप संसाधनों में समृद्ध है, पर आत्मनिर्भर नहीं। जो भी इसे नियंत्रित करेगा उसे भोजन, ईंधन, पानी जैसी जरूरी चीजें यहाँ लाने के तरीके ढूंढने होंगे। मुख्य बात है आपूर्ति की लाइनें। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि आक्रमणकारी सेनाओं ने इन आपूर्ति लाइनों को काटने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि उनके दुश्मन के लिए क्रीमिया को नियंत्रित करना असंभव हो जाए। जैसे ही भोजन और ईंधन की आपूर्ति रुकती है, कब्जा करने वाली सेना को सफेद झंडा लहराना या पीछे हटना पड़ता है। ये स्थिति कई बार देखी गई है। प्रायद्वीप को अलग थलग किए जाने के बाद ही उसके रक्षक हारते थे। उनके किले की दीवारें कितनी ऊंची थीं,
कितनी किलेबंदी, खाइयां या बंकर बने थे, इससे फर्क नहीं पड़ता था। या जो भी हमलावर बहुत पास आ जाते, उन्हें वे कितनी अच्छी तरह खदेड़ते थे। अगर संसाधन खत्म हो जाते तो उन्हें हार माननी पड़ती। यही ऐतिहासिक सबक आज भी लागू हैं। क्रीमिया पर नियंत्रण के बाद पुतिन को लगा कि मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है, लेकिन असल में ये शुरुआत थी। प्रायद्वीप पर कब्जा करना आसान था, असली चुनौती उसे बनाए रखना है। पुतिन इसे समझते दिखते थे। ऐतिहासिक घटनाओं ने शायद 12 मील लंबे कर्च जलदमरू मध्य पुल के निर्माण का उनका फैसला प्रभावित किया। 19 किलोमीटर की इंजीनियरिंग, जिस पर करीब $4 अरब खर्च हुए और जिसने क्रीमिया के पूर्वी छोर को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ दिया, जिससे प्रायद्वीप के लिए नया रास्ता खुला। जब उन्होंने 2022 में यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रमण करने का आदेश दिया, तो पुतिन ने उन मुख्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया जिन पर उन्हें रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले तथाकथित भूमि गलियारे पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए कब्जा करना था, यानी डोनेत्स्क, जापोरिजिया, खेरसोन। तर्क था कि अगर पुतिन क्रीमिया के आसपास नियंत्रण रखते हैं तो किसी भी दुश्मन, चाहे यूक्रेन हो या नाटो, आपूर्ति लाइनों को काटना और क्षेत्र को अलग थलग करना संभव नहीं दिख रहा था। यूक्रेन ने क्रीमिया का संपर्क तोड़ने की नई रणनीति अपनाई, वो भी बिना खेरसोन या जापोरिजिया पर कब्जा किए। अप्रैल 2026 की शुरुआत में शुरू हुई एक रणनीति मिडिल स्ट्राइक अभियान के रूप में सामने आई, और इसमें यूक्रेनी सेना एक तरफा हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल करती है ताकि वे उन परिवहन मार्गों और लॉजिस्टिक केंद्रों को निशाना बना सकें जिनका रूस क्रीमिया को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करता है। अभियान शुरू होने के बाद से हमने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में क्रेमलिन की सैन्य लॉजिस्टिक्स पर हमले बढ़ते देखे हैं, खासकर नोवोरोसिया हाईवे पर। ये मुख्य सड़क अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्रीमिया तक जाती है और वर्षों से प्रमुख मार्ग रही है। रूस इसी पर सैनिक उपकरण, भोजन, ईंधन आदि प्रायद्वीप तक पहुंचाता है। रूसी सैनिकों और सैन्य ब्लॉगर्स ने अब उस हाईवे को मौत का हाईवे कहा है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से वहां ट्रक जलते और काफिले तबाह होते देखे गए हैं। यूक्रेन ने प्रायद्वीप से जुड़ने वाले सभी अन्य रास्तों को काटने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उसने कर्च जलदमरू मध्य पुल पर बार बार हमले किए और उसे लगातार निशाने पर रखा। साथ ही रूस की रेलवे फेरी और तथाकथित शैडो फ्लीट जहाजों को भी नष्ट कर दिया जो क्रीमिया की ओर जा रहे थे। संक्षेप में, महंगे जमीनी हमले के बजाय, जिससे भारी नुकसान और यूक्रेन की अन्य जगहों पर कमजोरी आ सकती थी, मोर्चे पर कीव की सेनाओं ने इसके बजाय अपनी लगातार बढ़ती ड्रोन सेना का चतुराई से इस्तेमाल किया है ताकि रूस के लिए क्रीमिया में पुनः आपूर्ति या समर्थन भेजना जितना संभव हो सके उतना कठिन बना दिया जाए। पहली नजर में ये शायद ऐसा न लगे, लेकिन जैसा कि सेवानिवृत्त संयुक्त राज्य सेना अधिकारी जनरल बेन हॉजेस ने हाल ही में ग्लोबल गैम्बिट पर एक साक्षात्कार के दौरान कहा, ये पारंपरिक घेराबंदी रणनीति है। हॉजेस बताते हैं कि यूक्रेन प्रायद्वीप को अलग थलग करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वह उस परिवहन अवसंरचना को निशाना बना रहा है जिस पर प्रायद्वीप निर्भर है। अमेरिकी सेना की यूरोप कमान के पूर्व कमांडिंग जनरल के अनुसार कई लोग क्षेत्र छोड़ रहे हैं, सिर्फ असंतुष्ट या निराश पर्यटक नहीं। कुछ सरकारी अधिकारी और लोग महसूस कर रहे हैं कि क्रीमिया एक जाल बनता जा रहा है और वे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक रूसी अधिकारी के मुताबिक पुतिन संभवतः मान चुके हैं कि उन्होंने प्रायद्वीप पर नियंत्रण खो दिया है। जानने से पहले कि क्या कहा गया, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। पुतिन ने क्रीमिया संकट को सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा है और क्रेमलिन इसे प्रोपेगेंडा के जरिए कम दिखा रहा है। विशेषज्ञ मॉस्को के अर्थशास्त्री इगोर लिप्सेट मार्क फेगन के साथ इंटरव्यू में इगोर लिप्सेट ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति क्रीमिया छोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। फेगन रूसी ड्यूमा के पूर्व सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। लिप्सेट ने दावा किया कि पुतिन पहले ही क्रीमिया से पीछे हटने की प्रक्रिया में है और इस फैसले को आम जनता की नजरों में सही ठहराने के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति क्रीमिया में फंसे रसियों के लिए मानवीय निकासी या ग्रीन कॉरिडोर आयोजित नहीं करना चाहते। क्रेमलिन के लिए ये अपमानजनक होगा कि उसे यूक्रेन से हमले रोकने की गुजारिश करनी पड़े ताकि निकासी हो सके। इसके बजाय मॉस्को इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहने का इरादा रखता है और बाद में जब क्षेत्र में हालात तेजी से बिगड़ेंगे और लोग अनिवार्य रूप से मरेंगे तो इसका दोष यूक्रेन पर डाल देगा। मानवता के नजरिए से देखा जाए तो लोगों को निकाला जाना चाहिए और जो लोग जा सकते हैं उन्हें पुल के जरिए निकल जाना चाहिए, ये तो साफ है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पुतिन कहेंगे लोग यूक्रेन के कारण मरे, उन्हें क्रीमिया में आम नागरिकों की मौत की परवाह नहीं। चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, दवाइयों, बिजली की कमी या अस्पताल बंद होने से वो अपनी जंग लड़ रहा है और आम रूसी लोगों की कोई कीमत नहीं है।
इंटरव्यू में लिप्सिट्ज ने क्रीमिया की स्थिति को घेराबंदी से जोड़ा और कहा, यहाँ पानी की कमी है, बिजली की सप्लाई, ऊर्जा अवसंरचना पर सफल यूक्रेनी हमलों के बाद अस्थिर हो गई है। क्रीमियन ब्रिज को छोड़कर ज्यादातर संचार साधन कट गए हैं। क्रीमिया छोड़ने वाली कारों की कतारें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। रूसियों को अचानक लगा कि तुरंत निकलना है। ये डरावना और बेतुका है और रूस में जागरूकता के निम्न स्तर को दर्शाता है। 2026 की शुरुआती गर्मियों तक रूसी जनता को लगता था कि क्रीमिया पूरी तरह सुरक्षित है। कई लोगों ने गर्मियों में प्रायद्वीप के रिजॉर्ट्स, स्पा और समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए छुट्टियां बुक की थीं। 2014 में अवैध कब्जे के बाद से लाखों रूसी नागरिकों के क्रीमिया में बसने की खबरें हैं। कई लोगों ने व्लादिमीर पुतिन की बातों के आधार पर फैसले लिए, जिन्होंने कहा था कि क्रीमिया हमेशा रूसी था और रहेगा। उन्होंने दावा किया था कि ये एक सुरक्षित जगह है जो अपने घर के बंदरगाह में लौट आई है, और उन्होंने रूसी नागरिकों को वहां घूमने, प्रायद्वीप में घर खरीदने, व्यवसाय शुरू करने आदि के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था। लोगों ने पुतिन की बातों पर भरोसा किया और बड़ी संख्या में क्रीमिया गए। अब वे अपनी गलती समझ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के लिए काफी देर हो गई है। यूक्रेन आम नागरिकों को सीधे निशाना नहीं बना रहा। ये रूस जैसा नहीं है। यूक्रेन जानबूझकर घरों, अस्पतालों, चर्चों या स्कूलों पर बमबारी नहीं करता, लेकिन जब आपूर्ति लाइनें काटी जाती हैं, कीव की सेनाएं वहां सैनिकों और आम लोगों के लिए रहना मुश्किल बना रही हैं। पूरे क्षेत्र में आपातकाल है और स्थानीय लोगों को ईंधन खरीदने पर लगभग पूरी रोक है, क्योंकि भारी कमी है। कई घरों और व्यवसायों को बार बार बिजली कटौती और पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। क्रीमिया में रहने या छुट्टी मनाने वाले कई रूसी लोग बाहर निकल रहे हैं, जिससे कर्च पुल की ओर मीलों लंबी कारों की कतारें हैं, और अनगिनत लोग सोशल मीडिया पर अपने डर और निराशा को जाहिर कर रहे हैं। अपने साथी नागरिकों से क्रीमिया से बाहर निकलने या दूर रहने की अपील कर रहे हैं और पुतिन को सीधे तौर पर उनके स्पष्ट रूप से कोई कार्रवाई न करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बार फिर आम लोग अपने राष्ट्रपति के घमंड की वजह से परेशान हो रहे हैं। पुतिन इस बारे में कुछ कर सकते हैं। वो क्रीमिया से लोगों की निकासी में मदद के लिए सैनिकों और संसाधनों को भेज सकते हैं। वो समस्या स्वीकार कर लोगों को बता सकते हैं कि वो मदद के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो सम्मानजनक कदम उठाकर मानवीय गलियारा बना सकते हैं ताकि लोग सुरक्षित निकल सकें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और शायद करेंगे भी नहीं। इसके बजाय वो चयनात्मक चुप्पी साधे रहते हैं, इस उम्मीद में कि बाकी रूस को पता नहीं चलेगा कि क्रीमिया किस तरह नरक बन चुका है, और संकट को छुपाने के लिए अपने जाने पहचाने झूठ और प्रचार के हथकंडों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि जैसा कि सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सर्बियाई विशेषज्ञ डॉक्टर ओरहान ड्रागास ने कीव पोस्ट में लिखा, टेलीविजन बार बार कह सकता है कि क्रीमिया हमेशा रूसी है, लेकिन ये ग्रिड को स्थिर नहीं कर सकता, ईंधन टैंकों को नहीं भर सकता, नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सकता, पुल पर इंतजार को कम नहीं कर सकता, या परिवारों को वहां रुकने के लिए राजी नहीं कर सकता जहां उन्हें अब सुरक्षित महसूस नहीं होता। 2014 से रूसी सरकार ने क्रीमिया को सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। ये पुतिन का ताज का गहना रहा है, जिसे वो न डूबने वाला विमान वाहक पोत कहते हैं। उसका विलय वर्षों तक उनकी सबसे बड़ी जीत लगा, यहाँ तक कि जब यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण शुरू हुआ, रूस का क्रीमिया पर नियंत्रण कभी भी सवालों के घेरे में आता हुआ नहीं लगा। डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे स्थानों को संघर्ष क्षेत्र और युद्ध भूमि के रूप में वर्णित किया गया, लेकिन क्रीमिया एक शांत, स्थिर और व्यवस्थित जगह बना रहा, एक सुंदर छुट्टियों की जगह। और रूस की ये क्षमता दिखती है कि वो क्षेत्र पर कब्जा कर उसे रख भी सकता है। डॉनबास में इस तथाकथित विशेष सैन्य अभियान ने चाहे जैसा भी रूप लिया हो, पुतिन को लगता था कि उनके बाद भी रूसी लोग पीढ़ियों तक उनका नाम लेंगे और विरासत का जश्न मनाएंगे, जब वे आने वाले दशकों तक काले सागर के तटों पर धूप सेकते रहेंगे। यूक्रेन ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया है। अपनी शानदार मिडिल स्ट्राइक अभियान के साथ पुतिन को जमीन पर ला दिया है। अतीत से सबक लेकर यूक्रेन ने क्रिमियन युद्ध के गठबंधन, रूसी गृह युद्ध की रेज आर्मी और द्वितीय विश्व युद्ध की धुरी शक्तियों का अनुसरण करना शुरू किया है। प्रायद्वीप को अलग किया, आपूर्ति रोकी और उस पर कब्जा बनाए रखना लगभग असंभव कर दिया। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि पुतिन इसे मानते हैं या नहीं, जमीनी हकीकत खुद बोलती है। लॉजिस्टिक्स फेल हो रही है, संसाधन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं और सारे संकेत यही बताते हैं कि हालात जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, बल्कि इसके और भी खराब होने की संभावना है। यूक्रेन के पास अपने अभियान को जारी रखने के लिए जरूरी हथियार हैं और उसने अपने हमलों को तेज करना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए जून में मई की तुलना में कहीं ज्यादा हमले दर्ज किए गए हैं। उसने कई शैडो फ्लीट जहाजों को नष्ट किया, जिन्हें रूस समुद्र के रास्ते क्रीमिया तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और उसके पास कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर हमला करने या उसे नष्ट करने की भी पूरी क्षमता है।
युद्ध की शुरुआत में यह प्रायद्वीप सिर्फ रूसी छुट्टियों के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा सैन्य लॉजिस्टिक्स केंद्र भी था। यह दक्षिणी बेस था जहां से क्रेमलिन की सेनाएं खेरसोन, जापोरिजिया पर हमला या यूक्रेन में मिसाइलें ड्रोन्स भेज सकती थीं, लेकिन अब नहीं। डॉक्टर ड्रागास के अनुसार यूक्रेन ने क्रीमिया को सुरक्षित क्षेत्र से खतरे वाले क्षेत्र में बदल दिया है और यह जारी रहेगा। अब सवाल है, पुतिन आगे क्या करेंगे? लिप्सिट्स और अन्य के अनुसार ये दबाव अंततः रूसी राष्ट्रपति के लिए असहनीय साबित हो सकता है। ड्रागस का मानना है कि वो इस संकट को कई छोटे छोटे बहानों में बांटने की कोशिश कर सकते हैं। क्षेत्र में तोड़फोड़ और तकनीकी विफलताओं की झूठी कहानियां बनाना, स्थानीय प्रशासन पर पर्याप्त देखभाल और नियंत्रण के मानकों को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाना और अंततः यूक्रेन पर क्षेत्र में निर्दोष रूसी नागरिकों को क्रूरता से निशाना बनाने का आरोप लगाना। पुतिन इसी तरह काम करते हैं। वे बलि का बकरा खोजकर दोष खुद से दूर करते हैं, जिससे रूसी आबादी के कुछ हिस्सों पर असर हो सकता है। लेकिन इससे क्रीमिया में रह रहे लाखों लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, जो हर दिन अपनी जिंदगी और खराब होते देख रहे हैं। वे लोग जो बिजली कटौती और ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं, वे परिवार जो अब अपने घर की लाइट नहीं जला सकते या खुद का पेट भरने के लिए पर्याप्त खाना नहीं जुटा सकते, वे छुट्टियां मनाने वाले लोग जिन्हें उनके राष्ट्रपति ने झूठ बोला और वे अनजाने में युद्ध क्षेत्र की यात्राएं बुक कर बैठे। जैसा डॉक्टर ड्रागस कहते हैं, पुतिन की क्रीमिया कहानी की सबसे बड़ी कमजोरी उनके वादे की प्रकृति में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रीमिया अस्थायी रूप से कब्जे में या विवादित सैन्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा था कि ये हमेशा रूस का है। अब वही शब्द उनके लिए मुसीबत बन गए। रूस के अंदरूनी हिस्सों में उल्टा हंगर गेम्स चल रहा है। ये कहानी जिंदा बचने वाले आखिरी व्यक्ति की नहीं, बल्कि अभिजात वर्ग के उन लोगों की है जिनमें से कई पुतिन के बचपन के दोस्त हैं। रूसी नेता से बचने की कोशिश में लोग दूर भाग रहे हैं ताकि जब पीछे छूट गया व्यक्ति खत्म हो जाए, वे पास न हो। हंगर गेम्स की तरह अभिजात वर्ग एक दूसरे और पुतिन के खिलाफ है। रूस को चलाने वाली हर चीज पीठ में छुरा घोंपने, राजनीतिक चालबाजी और खुले पलायन की गड़बड़ी में बिखर रही है। हम रूस के पतन को वास्तविक समय में देख रहे हैं, लेकिन यह सब युद्ध से बहुत दूर है। इस समय रूस में जो हो रहा है वह कोई सीधा साधा पलायन नहीं है। आप यह नहीं देखेंगे कि निजी विमान पुतिन के करीबी लोगों को बाहर ले जा रहे हैं जैसे वे उसे शारीरिक रूप से छोड़ रहे हों। आप करीबी लोगों से उनके धोखे के इरादों के बारे में ज्यादा नहीं सुनेंगे। रूस में ऐसा नहीं होता। इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे हो रहा है। लेकिन कोई गलतफहमी मत पालिए, उच्च वर्ग के लोग अभी भी जब तक मौका है बाहर निकल रहे हैं। लोग खुद शारीरिक रूप से नहीं जा रहे, बल्कि एक अहम चीज का पलायन हो रहा है जो अंदरूनी ओलिगार्क्स या खुद पुतिन के लिए जरूरी है, जिसे वे बाकी सब चीजों से ज्यादा महत्व देते हैं, पैसा। जैसे ही रूस का यूक्रेन पर हमला हर दिन $827 मिलियन जला रहा है, पुतिन के रुकने के संकेत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर उनकी दीवानगी पूरे अस्तित्व पर हावी है। पुतिन को सत्ता में रखने वाले लोग चुपचाप दूर हो रहे हैं। ये उल्टा हंगर गेम्स है। पुतिन अकेले गिरेंगे, बाकी बच जाएंगे। पुतिन सरकार का समय खत्म हो रहा है, क्योंकि रूस को आक्रमण जारी रखने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा पैसे चाहिए। अंदरूनी लोग और अभिजात वर्ग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन उनकी कमाई न छीने। ब्लूमबर्ग की 16 जुलाई की रिपोर्ट में पलायन का पैमाना बताया गया, जिसमें कहा गया कि रूस के कुछ सबसे अमीर लोग, जो ज्यादातर पुतिन के करीब होने की वजह से अपने पदों पर है, वे अरबों डॉलर विदेश भेज रहे हैं ताकि पुतिन उन पैसों तक न पहुंच सके। अभिजात वर्ग पुतिन के करीब होने के नुकसान से बचना चाहता है, चाहे कोई भी नेता चंदा मांगने आए या कोई तानाशाह राष्ट्रपति हो जो न सौंपी गई संपत्तियां जब्त कर लेता है। यह विचार सीधा है। अगर पैसा देश में नहीं है तो पुतिन उसे ले नहीं सकते। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस पैसे का बाहर जाना दसियों अरब डॉलर में आंका गया है, क्योंकि उसने दावा किया है कि 6 अमीर रूसी और रूसी अभिजात वर्ग से जुड़े अन्य लोगों ने भी उसे यही बात बताई है। रूस के कई सबसे अमीर लोग अपने निवेश पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव कर रहे हैं। कई लोग पैसा क्रिप्टो करेंसी व सोने में लगा रहे हैं। दूसरे लोग विदेशी निवेश फंड और संपत्ति में नकदी जमा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र उन लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन रहा है जो अपनी संपत्ति पुतिन से दूर रखना चाहते हैं। रूस के नेता के लिए इसमें से कुछ भी हैरान करने वाला नहीं होना चाहिए। यह स्थिति उन्होंने खुद बनाई है। पुतिन का मानना था कि क्योंकि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज के रूस के कई मौजूदा ओलिगार्क्स को वो बनाया है जो वे हैं, उन्हें बहुत दौलत दी गई। शर्त थी कि वे व्यवस्था नहीं बदलेंगे, कि वे लोग जरूरत के समय उसके प्रति वफादार रहेंगे। ये एक गलत आकलन था। जब आप ऐसे लोगों को खरीदते हैं जिन्हें सिर्फ पैसे की परवाह होती है, वे लोग पैसा वापस नहीं करेंगे जब आप मांगेंगे। पुतिन ने कोशिश की है। हमने पहले दान का जिक्र किया था। मार्च के अंत में द गार्जियन ने रिपोर्ट किया
कि पुतिन रूस के अमीर लोगों से सक्रिय रूप से पैसे मांग रहे थे ताकि वह अपने पागलपन भरे युद्ध के लिए फंड जुटा सके। अमीर लोग रोज खर्च देख सकते हैं और जानते हैं कि रूस का रक्षा बजट 160 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है और बढ़ेगा। अधिकतर लोगों ने दान की अपीलें अनदेखी कर दी। पुतिन ने अपने करीबियों में भी अविश्वास फैला दिया है। 2024 से क्रेमलिन द्वारा अनुमोदित अधिकारियों ने नियमित रूप से संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया है, जिसमें रूस के कुछ सबसे अमीर लोगों को निशाना बनाया गया है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने रूस के बाहर की दुनिया से किसी न किसी रूप में संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी। लेकिन ये जब्ती पुतिन को ज्यादा आगे नहीं ले जा सकती। यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग की उनकी जरूरत उन्हें रूस में किसी भी अमीर व्यक्ति पर ध्यान देने को मजबूर कर देगी, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। दोस्त भी यह देख रहे हैं और यही वजह है कि वे जितनी जल्दी हो सके अपना पैसा निकाल रहे हैं। असल में हम पहले से ही ऐसा होते देख रहे हैं। अर्कादी और बोरिस रोटेनबर्ग की कहानी दिखाती है कि पुतिन खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने सबसे करीबी लोगों को भी बर्बाद क्यों न करना पड़े। ये दोनों भाई पुतिन के पुराने दोस्त हैं। उन्होंने जूडो में पुतिन के स्पैरिंग पार्टनर के रूप में काम किया, जिससे पुतिन की उस छवि को बढ़ावा मिला कि वह कोई महान ताकतवर नेता है जो रूस की रक्षा कर सकता है। लेकिन जब असली मुश्किल आती है, पुतिन अपना युद्ध जारी रखने के लिए ऐसी वफादारियों को भी छोड़ देते हैं। जुलाई 2026 की रिपोर्ट में कार्नेगी एंडोमेंट ने बताया कि रोटेनबर्ग भाइयों के समर्थकों को हटाया जा रहा है। ये कुछ हद तक उन अभिजात वर्ग के लोगों की सफाई के समान है जो पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के वफादार थे। इस सफाई में पुतिन से जुड़े भाई जिन्होंने अरबों कमाए मजबूर हैं कि वे अपना नेटवर्क बिखरता देखें। कॉन्स्टेंटिन मार्कोव और अलेक्जेंडर नारोदको, दोनों जिनका सीधे रोटेनबर्ग से संबंध है और जिन्होंने उनकी ओर से कई परियोजनाओं का प्रबंधन या नेतृत्व किया है, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि पुतिन अब उस वर्ग को कमजोर करना चाहते हैं जिसे वो खतरा मानते हैं। इन सब पर पुतिन की मंजूरी जरूरी है। रोटेनबर्ग भाइयों को पता है बचपन के दोस्त जिन्होंने अमीर किया अब उन्हीं के पीछे पड़े हैं। उनकी राजनीतिक ताकत ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि वे निजी कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क की देखरेख करते हैं। पुतिन उन कंपनियों की कमाई चाहते हैं। हमें नहीं पता कि रोटेनबर्ग्स उन अभिजात वर्ग के लोगों में शामिल हैं या नहीं जो इस वक्त अपना पैसा रूस से बाहर निकाल रहे हैं। अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वे पागल होंगे। जहां तक रूस के बाकी अंदरूनी लोगों की बात है जो अपना पैसा निकाल रहे हैं जब तक मौका है, वे सब वही कर रहे हैं जो इस वीडियो में बार बार देखने को मिलेगा। अगर पुतिन के करीबी रोटेनबर्ग्स के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, पर पुतिन के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। रूस से पैसा बाहर जाने के साथ पुतिन को अपने मंत्रियों, सैनिकों और पुतिन के खूनी अतीत के कई भूतों में से एक से भी निपटना पड़ रहा है जो उन्हें परेशान कर रहा है। हमने पहले शोइगु का जिक्र किया था। रक्षा मंत्री को हटाना उसी मंत्रालय की छटनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसकी वे अध्यक्षता कर रहे थे। शोइगु बच गए हैं। अब वह रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं, जो उनके पहले के पद से काफी कम है। दूसरों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। शोइगु के कई पूर्व डिप्टी जैसे पावेल पापोव, तिमूर इवानोव और रुस्लान सालिको भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं। यह सफाया रोटेनबर्ग नेटवर्क जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह रूसी सत्ता के शीर्ष स्तर पर हो रहा है। अब पुतिन उन मंत्रियों को निशाना बना रहे हैं जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। कुछ मंत्री विरोध कर रहे हैं। डेनिस बुत्साएव, रूस के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय के उच्च अधिकारी, आपराधिक मुकदमे से पहले बर्खास्त हुए और फिर अमेरिका भाग गए। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार किसी मौजूदा मंत्री रूस से भागने में सफल हुआ है, लगता है, और लोग भी ऐसा ही करेंगे। राज्य ड्यूमा में पुतिन को कम्युनिस्ट नेता गेनादी जुगानोव जैसे मंत्रियों से निपटना पड़ रहा है जो उन पर रूस को ऐसे युद्ध में ले जाने का आरोप लगाते हैं जिसका परिणाम 1917 जैसी घटनाएं हो सकती है। पुतिन की व्यवस्था का पूरी तरह से पतन। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, अराजकता। और भी बहुत कुछ है। रूसी सैन्य रैंकों में विद्रोह की चेतावनी दी जा रही है। जून के अंत में एक रूसी पूर्व सैनिक जिसका नाम अलेक्जेंडर लूनिन था ने दावा किया कि रूसी कमांडरों द्वारा अपने सैनिकों के प्रति दिखाई गई क्रूरता एक विद्रोह की ओर ले जाएगी। लूनिन ने पुतिन से सीधी मुलाकात मांगी और कहा कि रूस के आंतरिक व रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों ने उन्हें बोलने को प्रोत्साहित किया। पुतिन के आसपास कई गद्दार हैं। लूनिन को उनके बयानों पर गिरफ्तार किया गया और क्रेमलिन द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने के बाद वह गायब हो गए। लेकिन विद्रोह के ये आह्वान पुतिन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देते, क्योंकि इनमें वागनर विद्रोह की गूंज सुनाई देती थी। आपको वह विद्रोह और उसे नेतृत्व देने वाले व्यक्ति येवगेनी प्रिगोजिन याद होंगे। पुतिन ने उनका ख्याल रखा, या यूं कहे आधिकारिक तौर पर एक विमान दुर्घटना ने प्रिगोजिन को रास्ते से हटा दिया जब उन्होंने अपनी वागनर अर्धसैनिक बल के साथ विद्रोह करने की कोशिश की थी। अब पुतिन को सबसे आखिरी चीज जो चाहिए वो एक और विद्रोह की संभावना है, लेकिन ऐसा हो सकता है। लूनिन ने इसकी चेतावनी दी थी। पुतिन का अतीत फिर से सामने आ रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन के बेटे पावेल अफ्रीका में वैगनर की 500 सैनिकों वाली
छोटी टुकड़ी का नेतृत्व करते हैं, जो रूसी राज्य में समाहित नए वैगनर का हिस्सा बनने से इनकार करती है। वे पुतिन का सीधा विरोध कर रहे हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार पावेल अपना एक छोटा बागी साम्राज्य चला रहे हैं जो पुतिन के नियंत्रण में नहीं है। और इस सब में नियंत्रण ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। नियंत्रण वही चीज है जिसकी पुतिन को रूस और अपनी सत्ता पर दावा बनाए रखने के लिए जरूरत है। माफिया के गॉडफादर की तरह पुतिन ने एक सिस्टम बनाया जो भ्रष्टाचार, झूठ और उन लोगों को ताकत देने पर टिका था जिनके बारे में पुतिन को लगा था कि वे उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अब वह टूट रहा है। अंदरूनी लोग जल्दी से पैसा रूस से बाहर ले जा रहे हैं। मंत्री या तो खुलकर बोल रहे हैं, रूस से भाग रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं, और गिरफ्तारियां केवल उस बढ़ती आग में घी डाल रही है जो क्रेमलिन को निगलने की धमकी दे रही है। बगावत की बातें हो रही है। एक पूर्व विद्रोही का बेटा पुतिन की खुलकर अवहेलना कर रहा है। पुतिन दशकों से अपने पक्ष में फिक्स किए गए खेल खेलते रहे हैं, अब उनके पास पत्ते नहीं बचे। इस उल्टे हंगर गेम्स में किस्मत कभी उनके साथ नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, ये सब क्यों हो रहा है? सीधा जवाब है कि ये पुतिन की असफल जंग का असर है जो वहां के उच्च वर्ग और अंदरूनी लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन बात इससे भी कहीं गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी। समझाने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम सुर्खियों से आगे जाकर आपको पूरी कहानी बताते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आज ही सब्सक्राइब करें। तो असल में हो क्या रहा है? रूस की अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो अमीरों को पैसा देकर वफादारी खरीदने वाले सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था बिखरी हुई है। 2026 के पहले 6 महीनों में बजट घाटा 75 अरब डॉलर से ज्यादा है, जो सालाना तय लक्ष्य से 51 अरब डॉलर अधिक है। रूस की बड़ी समस्या यह है कि उसकी तरल संपत्तियां घाटा पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ रहा है। उसकी अगली कर्ज किस्त करीब 12 अरब डॉलर है। वीडियो के प्रकाशित होते ही भुगतान देना होगा। क्रेमलिन इनकार नहीं कर सकता, वरना बेलगाम मुद्रास्फीति की समस्या होगी, जिस पर हम अभी बात करेंगे। फॉर्च्यून ने रूस की अर्थव्यवस्था को कर्ज पर टिकी मृग तृष्णा बताया है। बैंकिंग संकट उभरने वाला है क्योंकि रूस ने वर्षों तक सब्सिडी वाले ऋण दिए हैं और अब बैंकों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां उनके 10% कॉर्पोरेट ऋण वापस नहीं किए जा सकते, साथ ही उनके 15% रिटेल ऋण भी वापस नहीं किए जा सकते। ये बड़ी राशि रूस की मुख्य वित्तीय संस्थाओं तक नहीं पहुंच रही है। 2025 में 5 लाख से अधिक रूसियों ने दिवालियापन घोषित किया। मुद्रास्फीति ने लाखों की जिंदगी बर्बाद कर दी है क्योंकि उन्हें 2026 में बुनियादी खाद्य वस्तुओं के लिए 2024 की तुलना में 167% तक ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यूक्रेन के रिफाइनरियों, शिपिंग और ईंधन ट्रकों पर हमलों से रूस में ईंधन संकट और स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ा है, जिसमें विकास रुक जाता है और महंगाई आसमान छूने लगती है। ये हमें फिर से हाइपर इन्फ्लेशन की ओर ले जाता है। रूस आर्थिक संकट में है और उस पर भारी कर्ज चुकाने का दबाव है। पुतिन हालात नहीं सुधार रहे हैं। वो नए सैनिकों से वादा कर रहे हैं कि अगर वे उसकी जंग में मरने के लिए भर्ती होते हैं तो रूस उनके लिए $1,40,000 तक का कर्ज माफ करेगा। ये बड़ी रकम बैंकों को वापस नहीं जा रही है, जो पहले ही परेशान है। पैसे खत्म होने और क्रेमलिन वादे न निभा पाने पर क्या होगा? साथ ही वह सैनिकों को भारी वेतन और बोनस देता है। रूस इसके जवाब में और रूबल छाप सकता है, लेकिन यही तो हाइपर इन्फ्लेशन का नुस्खा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रूस की दूसरी योजनाएं पहले ही असफल हो चुकी है। क्रेमलिन ने बॉन्ड बेचने की कोशिश की, लेकिन उस योजना से रूस ने जो लक्ष्य रखा था उसका केवल 10% ही जुटा पाया। अधिक ऋण लेने की कोशिश भी बेकार है। रूस को उधार देने वाले लोग जोखिम के अनुसार ऊंची ब्याज दरें चाहते हैं, जिसे क्रेमलिन चुका नहीं सकता। दूसरा विकल्प है कि पुतिन अब बड़े स्तर पर वही करे जो अभी तक सीमित रूप में कर रहे थे, अमीरों से लेकर क्रेमलिन को देना। याद कीजिए, हमने वीडियो की शुरुआत में उस थीम का जिक्र किया था जिसमें अमीर और अंदरूनी लोग अपने आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है ये देखकर समय रहते बाहर निकल रहे हैं। वही थीम यहाँ और भी जोरदार तरीके से लौटी है। रूस के सबसे अमीर लोग बेवकूफ नहीं हैं। वे देख सकते हैं कि पुतिन ने अपने आक्रमण को फंड करने के लिए किस तरह का भयानक हालात बना दिए हैं, और वे जानते हैं कि क्रेमलिन जो भी कोशिश करेगा उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिर वही अमीर अंदरूनी लोग हैं। यूक्रेन युद्ध जारी रहा तो पुतिन उन्हीं के पास जाएंगे। अभी पैसे बाहर निकाल लो तो उसके पास चुराने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रूस की गंभीर आर्थिक स्थिति उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से हम पैसे का पलायन देख रहे हैं, और बाकी सारी असंतुष्टि भी देख रहे हैं जिनके बारे में हमने बताया है। लेकिन एक और वजह है। पुतिन के करीबी लोग मुख्य रूप से व्यवसायी हैं, जिनमें से कई निजी कंपनियां चलाते हैं, जो इसलिए सफल है क्योंकि क्रेमलिन उन्हें फायदेमंद ठेके देता है। रोटेनबर्ग्स ने अरबों की संपत्ति ऐसे ही बनाई। पुतिन के करीब रहना तभी फायदेमंद है जब तानाशाह असफल युद्ध जारी रखने पर न अड़ा हो। अब वे व्यवसायी जो पुतिन की भ्रष्टाचार से फायदा उठाते थे देख रहे हैं कि रूस निजी क्षेत्र पर इतना टैक्स लगा रहा है कि वो बर्बाद हो रहा है। कई बार उन्हीं कंपनियों को जब्त कर राज्य को सौंपने से
जिनसे अंदरूनी लोगों ने दौलत पाई थी, रूस खुद उन्हें बर्बाद कर रहा है। रूसी व्यवसायों का माहौल कहे तो फिलहाल माहौल जटिल है। नवंबर 2025 की मॉस्को टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-सितंबर में कॉरपोरेट घाटा 25% बढ़कर 83 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। इस अवधि के दौरान रूस की लगभग 18,400 कंपनियों ने घाटा दर्ज किया, जो 2024 में दर्ज किए गए घाटे से 11% अधिक है। जेम्स टाउन फाउंडेशन जोड़ता है कि 2025 में रूस की लगभग 30% कंपनियां घाटे में चली गई। साल के अंत तक कुल मिलाकर लगभग 100 अरब डॉलर का घाटा हुआ। जुलाई 2026 तक आते आते मेट्सो रिपोर्ट करता है कि रूस में व्यापारिक गतिविधि इतनी तेजी से गिर गई है कि यह वसंत 2022 के स्तर पर पहुंच गई है। जो आप याद कर सकते हैं, वही समय था जब पुतिन ने हमला शुरू किया। जैसा यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा कहती है, रूस में व्यापारिक गतिविधि वसंत 2022 के स्तर पर गिर गई है। जून में रूसी सेंट्रल बैंक द्वारा गणना किया गया व्यापार माहौल संकेतक मई के 0.9 से गिरकर -3.6 अंक पर आ गया। इस पैमाने पर शून्य वृद्धि और संकुचन अलग होते हैं, इसलिए व्यापार में सुधार की उम्मीद नहीं है। फिलहाल रूस में व्यापार करने वाले अभिजात वर्ग के लिए समय अच्छा नहीं है। अधिक पैसा कमाने की संभावना और कम हो रही है, और इसमें कंपनियों को हड़पने की उस प्रक्रिया को भी जोड़ ले जिसका हमने जिक्र किया था। हमने पहले संपत्ति जब्ती का उल्लेख किया था। 19 जून को क्रेमलिन ने JSC एल्मा का प्रबंधन राज्य संचालित नेफ्ताखिम मस्त्रोय को सौंपा, जो रूस में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक रियल एस्टेट की सबसे बड़ी मालिक कंपनियों में से एक थी। यानी लगभग 1.05 मिलियन वर्ग मीटर जमीन चली गई, राज्य को सौंप दी गई ताकि क्रेमलिन मुनाफा कमा सके। यह कई उदाहरणों में एक है। जुलाई 2025 तक रूस ने निजी कंपनियों से 50 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति जब्त की थी। कई संपत्तियां पश्चिमी कंपनियों की थी जो आक्रमण के बाद रूस छोड़ गईं। युद्ध की शुरुआत से 800 से ज्यादा कंपनियों को राज्य के स्वामित्व में स्थानांतरित किया गया है। ये निजी कंपनियों का दोहन है ताकि उस युद्ध के लिए फंड मिले जिसमें पुतिन के करीबी भी नहीं शामिल होना चाहते। और एक बार फिर हम उसी विषय पर लौट आते हैं। रूस में हर निजी व्यवसायी सोच रहा है कि अगला नंबर उसका तो नहीं, ये सब पुतिन की देन है। बहुत ज्यादा झूठ बोलना, धोखा देना और अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपना उसे इस रास्ते पर ले आया है। अपनी खुद की अक्षमता और उसका रूस पर पड़ने वाले प्रभाव को देखने में असमर्थ पुतिन ही है जिन्हें उल्टे हंगर गेम्स में पीछे छोड़ दिया जा रहा है। एक एक करके उसके अंदरूनी लोग, उसके रसूखदार लोग और उसके चमचे देख रहे हैं कि वे सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वे पुतिन के कितने भी करीब क्यों न हो, बल्कि करीब होना ही एक विपत्ति है। शोइगु और रोटनबर्ग्स इसकी गवाही दे सकते हैं। पुतिन जो चाहते हैं उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब जब वह डर में जी रहे हैं, अपना ज्यादातर समय बंकरों में बिता रहे हैं और अपने जीवन को घेर चुकी सनक के हवाले कर चुके हैं, पुतिन ने अपना नियंत्रण खो दिया है। जिन अभिजात वर्गों को वह अपने नियंत्रण में समझते थे, वे उनकी पकड़ से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वे पुतिन के लक्ष्यों में मदद करने के बजाय उनके बाद की जिंदगी की योजना बना रहे हैं। रूस के नेता अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं और जब वह उस अंत तक पहुंचेंगे तो वह एक खाई में गिर पड़ेंगे और कोई भी उन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं होगा। ये कहानी समय जितनी ही पुरानी है, आखिरकार सर्वशक्तिमान तानाशाह अपने ही पतन का निर्माता होता है। फिर भी जब तक पुतिन सत्ता में बने रहते हैं, रूस नीचे की ओर जाता रहेगा। और हमारा मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है। रूसी आ रहे हैं। इस बार वे यूक्रेन के पीछे नहीं आ रहे हैं, वे पुतिन के पीछे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रकाशित एक धमाकेदार बयान में एक रूसी सैन्य अनुभवी ने पुतिन की सेना की असलियत उजागर कर दी है। दुरुपयोग के आरोप लगे हैं, विद्रोह के स्वर गूंज रहे हैं। रूसी सैनिक अब पुतिन के शासन को खुली धमकी दे रहे हैं क्योंकि वागनर 2.0 आता दिख रहा है। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया तेज रही। पुतिन की क्रूरता उजागर हो चुकी है, उनकी सत्ता को झटका लगा है और अब रूस के सबसे बड़ा खतरा खुद रूस दिख रहा है। अपनी विस्फोटक टिप्पणी में रूसी सेना के एक पूर्व टोही दस्ते के कमांडर, जिनका नाम अलेक्जेंडर लूनिन है, ने बिल्कुल साफ बताया है कि पुतिन की सेना में असली जिंदगी कैसी होती है। कभी सूदा सुदोखो वॉलंटियर बटालियन के सदस्य थे। लूनिन के खुलासे ने पुतिन, उनकी सेना और क्रेमलिन नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा, जिसमें कहा गया कि रूसी सैनिक अपने कमांडर द्वारा प्रताड़ित और शोषित हो रहे हैं। उन्हें जो आदेश मिलते हैं वे अक्सर बेवकूफ़ी भरे और आत्मघाती होते हैं, मानो उनका मकसद बस लोगों को मौत के मुंह में भेजना हो। लूनिन ने पुतिन से सीधी मुलाकात की मांग की ताकि वे वो सच्चाई बता सके जो कोई अधिकारी उन्हें नहीं बताएगा। अक्सर ऐसी बातें रूस छुपा लेता है। आखिर लाखों की सेना में एक असंतुष्ट सैनिक की क्या अहमियत? लेकिन लूनिन रूसी सेना और उसके दमनकारी तौर तरीकों को उजागर करने पर ही नहीं रुके। लूनिन ने कहा कि अगर उनकी पुतिन से मुलाकात नहीं होती है तो रूस के नेता को अपनी यूक्रेन पर चढ़ाई की पूरी तरह से विफलता का सामना करना पड़ सकता है। लूनिन ने चेतावनी दी कि विद्रोह आने वाला है
और इसे रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि पुतिन को समझाया जाए कि उनके कमांडर अपने सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर मैं जल्द ही क्रेमलिन नहीं पहुंचा और आपके साथ लाइव प्रसारण में नहीं आया तो सेना हथियार क्रेमलिन की ओर कर देगी। लूनिन ने उन दावों के बीच यह घोषणा की कि वे रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ रूसी सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों से भी मिले थे। संकेत साफ है, लूनिन पुतिन को आगाह कर रहे हैं कि उनके खिलाफ विद्रोह है जिसमें रूसी शासन के ऊंचे सदस्यों का समर्थन भी हो सकता है। लूनिन ने संदेश खत्म करते हुए चेतावनी दी, यह कोई खोखली धमकी नहीं है, यह संदेश अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर क्रेमलिन इसे छुपाने की सोच रहा था तो लूनिन का संदेश प्रसारित होने के 24 घंटे के भीतर ही उसकी उम्मीदें टूट गईं। इतना ही समय लगा पूर्व सैनिक की चेतावनी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैरान कर देने वाले 1.2 करोड़ व्यूज हासिल करने में। अब पुतिन के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। चेतावनी बाहर आ चुकी है और कई रूसी इसे पहले ही देख चुके हैं। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद की स्थिति अजीब रही है। ऐसा लगता है कि लूनिन ने अपनी कुछ टिप्पणियों से पीछे हटने की कोशिश की। अपने संदेश को इतनी ज्यादा चर्चा मिलने के बाद उन्होंने दावा किया कि वह सक्रिय रूप से तख्तापलट की व्यवस्था करने या उसका आह्वान करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वह केवल यह उम्मीद कर रहे थे कि रूसी सैनिकों को अपनी सेना में जिन असली हालातों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में जानकारी साझा कर सके। उन्होंने ये दावा फिर दोहराया कि रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा सेवा अधिकारियों ने उन्हें ये मुद्दे सार्वजनिक करने को कहा था। उनके दावे का सबूत नहीं है। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी की रिपोर्ट है, मगर इसमें कोई हैरानी नहीं है। इन दोनों संगठनों का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी खुद को इस तरह उजागर नहीं करेगा कि वह पुतिन के भ्रम को तोड़ने वाले संदेश का समर्थन करे। लूनिन की बात की टिप्पणियों से भी यह संकेत मिला कि कोई भी विद्रोह चुपचाप ही होगा और कोई भी उन्हें चेतावनी देने के लिए नहीं आएगा। और इन सबके ऊपर लूनिन ने पुतिन के साथ सीधी मुलाकात की, अपनी मांग भी जल्दी ही वापस ले ली और इसके बजाय ये दावा किया कि वो रूस के नेता को उनकी अपनी सेना के भीतर हो रहे दुर्व्यवहार और रिश्वतखोरी के बारे में जागरूक कराना चाहते हैं। एक विरोधाभास तुरंत दिखा। शायद लूनिन, जो पहले अलेक्जेंडर पोस्टोलोव नाम से जाने जाते थे, डरने लगे थे, लेकिन इन सभी विरोधाभासों के बीच लूनिन ऐसा कुछ कर रहे थे जिससे लगता था कि वह आने वाली बगावत के अपने दावों को लेकर बहुत गंभीर है। अपने संदेश भेजने के बाद के दिनों में वह अपने दावों को साबित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट है कि उन्होंने अन्य रूसी सैनिकों से उनके द्वारा झेली गई ज्यादतियों के बारे में गवाही इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर से यह दावा करते हुए कि वह यह सब पुतिन के साथ साझा करने का इरादा रखते हैं। लूनिन ने कहा कि हजारों गवाहियां हैं जिनमें कई के पास ज्यादती का वीडियो प्रमाण भी है। इनमें से कोई भी सोशल मीडिया पर साझा नहीं की गई थी। लूनिन शायद ये सब पुतिन से सीधी मुलाकात के लिए बचा रहे थे। यह भी अजीब है, विद्रोह की धमकी है और कहा जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें संदेश देने को प्रेरित किया। लूनिन ने दावा किया कि उन्हें वोरोनिश क्षेत्र के एक अधिकारी का समर्थन मिला है। हालांकि वह केवल उस व्यक्ति का नाम बता सके जिससे उन्होंने बात की थी और वह नाम था डेनिस। उन्होंने दावा किया कि वह वोरोनिश में आंतरिक नीति के उपराज्यपाल हैं। एसवीओ न्यूज एजेंट ने खुलासा किया कि उस पद पर व्यक्ति का नाम दिमित्री मास्लोव है। ऐसा लगता है कि लूनिन को उन अधिकारियों ने गुमराह किया है जो रूसी सेना की असली समस्याएं उजागर करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो टूट चुका है और अब उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या होगा, बस कोई उसकी बात सुन ले। विद्रोह की धमकी दी गई है, पुतिन को ध्यान देना ही होगा। रूस के नेता को इस सब में सबसे ज्यादा डर वागनर जैसे दूसरे विद्रोह की आशंका से होगा। लूनिन का संदेश करीब 3 साल बाद आया, जब असफल तख्तापलट ने क्रेमलिन को उसकी जड़ों तक हिला दिया था। 24 जून 2023 को पुतिन को रूस में अपनी 25 साल की हुकूमत में अब तक की सबसे सीधी चुनौती का सामना करना पड़ा। उस चुनौती की वजह कुख्यात भाड़े के सैनिकों के वेगनर ग्रुप के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन थे। हालांकि वेगनर ग्रुप आधिकारिक रूप से रूस की सेना का हिस्सा नहीं था, लेकिन आक्रमण के पहले साल या उसके आसपास पुतिन के पक्ष में ही नजर आता था। फिर ऐसा नहीं रहा। 2023 की गर्मियों में वैगनर ने रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा किया, जिसे रूस ने करीब 1.5 साल पहले अपने युद्ध के मुख्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। प्रिगोजिन ने, जिसे वह न्याय का मार्च कहता था, उसका आयोजन किया। जब वैगनर लड़ा के रोस्तोव ऑन डॉन से मास्को की ओर बढ़े, ये शांतिपूर्ण मार्च नहीं था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने कई रूसी हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट गिराए, जिसे पुतिन ने विश्वासघात बताया। विद्रोह उसी के अगले दिन खत्म हो गया था जिस दिन वह शुरू हुआ था। प्रिगोजिन के सैनिक मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर थे जब वेगनर नेता ने बताया कि वे बेलारूस जाकर राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिलेंगे। एक समझौता हुआ और तख्तापलट शांतिपूर्वक खत्म हो गया, क्योंकि रूस ने फिर से वैगनर को यूक्रेन व अन्य जगहों पर भेज दिया। जहां तक प्रिगोजिन की बात है, वह ज्यादा समय तक नहीं टिक सके। पूर्व वैगनर नेता जेल नहीं गए थे। मार्च के 2 महीने बाद
प्रिगोजिन और उनके भाड़े के समूह के कई वरिष्ठ सदस्य विमान दुर्घटना में मारे गए। समय महज संयोग नहीं था। आज भी अफवाहें हैं कि क्रेमलिन ने हमले को रोकने के लिए हत्या की साजिश रची थी। मामले को हमेशा के लिए शांत करने की कोशिश की गई थी। अब लूनिन का वायरल संदेश हजारों लोगों की संगठित मार्च जितना बड़ा नहीं है। वागनर विद्रोह और लूनिन के संदेश में कुछ समानताएं हैं। लूनिन के मामले में हजारों लोगों ने कथित तौर पर उन अत्याचारों के सबूत उजागर किए हैं जिनके बारे में लूनिन का दावा है कि वे रूसी सेना में बहुत आम हैं। दावे है कि बंदूकें क्रेमलिन की ओर तानी जाएंगी और हथियार उठाने की खुली अपील है, जिससे अगर इन्हें अनदेखा किया गया तो वागनर जैसा दूसरा विद्रोह भड़क सकता है। फिर से हम एक असंतुष्ट लड़ाके को देखते हैं जिसने यूक्रेन में रूसी युद्ध झेला और अब विरोध कर रहा है। ऐसी चीजें पुतिन के रूस में नहीं होती। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया रूसी राष्ट्रपति के डर को दिखाती है कि जनता उन्हें सत्ता से हटा सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम उस प्रतिक्रिया पर जाएं, बस एक छोटी सी याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम हर दिन ऐसे वीडियो प्रकाशित करते हैं, तो अगर आपको हमारे चैनल से नई जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें। लूनिन और उसकी धमकियों पर रूस की प्रतिक्रिया कई चरणों में आती दिखी। शुरुआत में क्रेमलिन ने लूनिन के वीडियो को अनदेखा किया। पुतिन के पसंदीदा प्रवक्ताओं में से एक दिमित्री पेस्कोव ने 26 जून को वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमें बताया गया कि ऐसा कोई बयान आया है, लेकिन हमें अभी तक उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला है। पेस्कोव ने कहा कि लूनिन के शब्दों की खबरें उन्हें कुछ अजीब लगी। अधिकारियों को निर्णय से पहले वीडियो ध्यान से देखना और समझना चाहिए। क्रेमलिन ने संयमित प्रतिक्रिया दी, शायद क्योंकि पुतिन और उनके साथी वीडियो की लोकप्रियता जानते थे और तुरंत कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। अगला अपडेट खुद लूनिन से आया। एक बैठक तय हुई थी, लेकिन वो पुतिन के साथ नहीं थी। मुलाकात का न्योता क्रेमलिन समर्थक कार्यकर्ता विताली बोरोडिन ने दिया था, जो फेडरल प्रोजेक्ट फॉर सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन समूह के नेता हैं। हालांकि यह समूह आधिकारिक रूप से क्रेमलिन से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने का है, जो पुतिन के तथाकथित रूसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। विताली बोरोडिन ने मुझसे संपर्क किया और मुझे मॉस्को बुलाया ताकि मैं अपनी चिंताएं और मुद्दे उठा सकूं। लूनिन ने कहा, एक पल के लिए ऐसा लगा कि हमें वह खुलासा मिल सकता है जिससे विद्रोह हो सकता था, लेकिन क्रेमलिन ने इस सब पर रोक लगा दी। 28 जून को DW ने बताया कि लूनिन को वायरल होने के बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। उन्हें कथित तौर पर 11 दिनों के लिए गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स भी इस कहानी की तरह भ्रमित और विरोधाभासी है। लूनिन की पत्नी तातियाना ने माई लाइफ चैनल को बताया कि बोरोडिन के बुलावे पर लूनिन कार से मॉस्को जाने वाले थे। 26 जून को तैयारियां शुरू हुई, लेकिन लूनिन अपनी यात्रा में दूर तक नहीं जा पाए। रात में कुछ लोग जो खुद को पुलिस बताकर वोरोनिश के लिजिनोका गांव में लूनिन को ढूंढने आए। जब तातियाना घर पर उनके बच्चों की देखभाल कर रही थी, तब उन्होंने लूनिन को ढूंढ लिया। तातियाना का दावा है कि उन्होंने अपने पति से खबर मिली है और वह जीवित और स्वस्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी स्थिति से जुड़ी कोई और वीडियो या जानकारी सोशल मीडिया पर प्रकाशित न की जाए। तो लूनिन हिरासत में है। लूनिन अकेले अपनी कार में वागनर मार्च जैसा अपना अभियान शुरू कर चुके थे जब वे उस व्यक्ति से मिलने जा रहे थे जो उनके इकट्ठा किए दुर्व्यवहार के सबूत सार्वजनिक करने में मदद करेगा। क्या यह एक जाल था? क्या क्रेमलिन ने बोरोडिन की मुलाकात का वादा कर लूनिन को परिवार से दूर ले जाकर गिरफ्तार किया, या फिर क्या क्रेमलिन जानता था कि बोरोडिन को लूनिन को मंच देने की अनुमति देना जिससे लूनिन द्वारा बताए गए दुर्व्यवहार का खुलासा हो सकता था, वही वह कारण बन सकता था जिससे वह विद्रोह शुरू हो जाता, जिसकी पूर्व सैनिक ने चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन ने कुछ नहीं किया तो वह आने वाला है। शायद हमें कभी पता न चले। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 11 दिन की कैद ज्यादा बढ़ती है। रूस के पास ऐसे लोगों को गायब करने का अच्छा खासा इतिहास है जो पुतिन को नाराज कर देते हैं। पूरी संभावना है कि लूनिन भी जल्द ही किसी खुली खिड़की से नीचे गिरे हुए पाए जा सकते हैं, जैसा कि उन कई लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने सिर्फ इतना भी सुझाव दिया कि पुतिन को सत्ता से हटाया जा सकता है। इस उलझन भरी कहानी में दो बातें तय है। पहली, पुतिन को एक पूर्व सैनिक के विद्रोह के आह्वान से अपमानित होना पड़ा जिसे लाखों ने देखा। दूसरी बात, जिन गवाहियों को लूनिन मॉस्को लाना चाहते थे उनके बिना भी रूसी सेना में सेवा करने के भयावह अनुभव को उजागर करने के लिए बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। रूस की सेना में दुर्व्यवहार बहुत आम है और इसे ढूंढने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, भले ही वे गवाहियां जिनके होने का लूनिन दावा करता है न भी हो। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के अनुसार रूसी सैनिकों को गड्ढों में बंद कर सजा देने की कई पुरानी रिपोर्टें आ चुकी हैं। अगर वे युद्ध की अग्रिम पंक्ति में आत्मघाती हमलों पर जाने से इनकार करें तो उन्हें तहखानों या अस्थायी बंदी गृहों में रखा जाता है। रिपोर्टों के अनुसार लूनिन के दावे को समर्थन मिलता है कि कमांडर सैनिकों से खतरनाक हमलों से बचने के लिए रिश्वत लेते हैं। कुछ जबरन भर्ती किए गए सैनिकों ने यूक्रेन में लड़ाई से बचने के लिए कमांडरों को लगभग $13,000 रिश्वत दी।
रूसी सेना के प्रशिक्षण मैदानों में क्रूरता की संस्कृति है, खासकर जब कोई सैनिक सामान्य से अलग पाया जाता है। पूर्व सैनिक आर्टेम बिको ने रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी को बताया कि रूस की 273वीं आर्टिलरी ब्रिगेड में तैनाती के दौरान उभयलिंगी होने के पता चलते ही उसका प्रशिक्षण नरक बन गया। मुझे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, 5 बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई, चलना मुश्किल था, उल्टी आई, बेहोश हुआ, गिर पड़ा, गैस मास्क पहनाकर दौड़ाया, रेंगने को मजबूर किया। यह नरक जैसा था, लेकिन यह तो शुरुआत थी। बिकॉज कहते हैं, उन्होंने आगे बताया कि डंडों से रोजाना पिटाई, सैनिकों के हाथों पर हथौड़े से मारना या उन्हें रेडिएटर से हथकड़ी लगाकर बांधना, ये सब चीजें उन्होंने देखी। कई लोग अत्याचार बताने में खुलकर नहीं आते, रिपोर्ट देते वक्त गुमनाम रहना पसंद करते हैं। जनवरी में टीवीपी वर्ल्ड ने बताया कि रूस सरकार ने गलती से क्रेमलिन को भेजी गई हजारों आधिकारिक शिकायतें ऑनलाइन प्रकाशित कर दी। वे काफी हद तक वही थी जो बिको ने दावा किया और लूनिन पुतिन को दिखाना चाहते थे। रूस के मानवाधिकार लोकपाल को अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच मिली 6000 से अधिक शिकायतों की एक लंबी सूची। इनमें उन परिवारों का जिक्र था जो मोर्चे पर तैनात सैनिकों की जान के लिए डर के साए में जी रहे थे। सैनिकों को आत्मघाती मिशनों से इनकार पर सजा मिल रही थी और रूसी झंडे के साथ यूक्रेनी क्षेत्र में भेजा जा रहा था, जिससे वे निशाना बनते थे। व्हीलचेयर पर बैठे लोगों को भी यूक्रेनी गोला बारूद झेलने मोर्चे पर भेजा जा रहा था। इस रिपोर्ट ने कहानी में दिलचस्प मोड़ जोड़ा है। लूनिन ने कहा कि विद्रोह आने वाला है और पुतिन को दुर्व्यवहार के सबूत दिखाना चाहते थे ताकि रूस के नेता उसके शुरू होने से पहले ही कुछ कर सके। जनवरी की रिपोर्ट से पता चला कि क्रेमलिन को कई दुर्व्यवहार की रिपोर्टें मिल रही थी। कुछ ही महीनों में हजारों रिपोर्टें और संभवतः इससे भी कई हजार अधिक। ये हमें क्या दिखाता है? पुतिन जानते हैं कि रूसी सेना अत्याचारी है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन सभी तरह की कहानियां उस सेना के लिए आम बात लगती है जिसने अपने सैनिकों को मोर्चे पर भेजने के लिए उतनी ही क्रूरता और सैडिज्म का सहारा लिया है जितना कि यूक्रेन पर कब्जा करने के पुतिन के विजन से किसी भी तरह की सहमति पर। जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी स्टडी सेंटर ने मार्च 2024 में कहा था कि रूसी सैन्य संस्कृति में पीड़ा और हिंसा के प्रति उच्च सहिष्णुता है। ये विशेषता यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही थी। ऐसा लगता है कि विचार ये है कि क्रूरता के कृत्य करने के लिए सैनिकों को खुद उन कृत्यों का सामना करना चाहिए। उन्हें खुद भी अत्याचार झेलना पड़ता है। उन्हें देखना पड़ता है कि जो साथी आदेश मानने से इनकार करते हैं या अपने कमांडरों की बातों के खिलाफ कुछ भी करते हैं, उन्हें सजा दी जाती है और यातना दी जाती है। लूनिन पुतिन के सामने खुलासा पेश करने नहीं जा रहे थे। वह रूस के नेता को सिर्फ यह बताने जा रहे थे कि उनकी सेना योजना अनुसार काम कर रही है। तो अगर लूनिन जो कुछ भी पुतिन को दिखाना चाहते थे उसमें से कुछ भी रूस के नेता के लिए नया नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब क्यों है? इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि लूनिन के वीडियो ने इन अत्याचारों को उन लोगों के सामने सार्वजनिक कर दिया जो रूस के अंदर इनके बारे में शायद कभी नहीं सुने थे, और ये दिखाता है कि ऐसे सैनिक हैं जो अब इन सब से तंग आ चुके हैं और युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। एक विद्रोह आ सकता है क्योंकि युद्ध की थकान लूनिन जैसे लोगों को मजबूर कर रही है कि वे खुद को खतरे में डालकर ऐसे हताश कदम उठाएं। अगर लूनिन के दावे सही है कि उन पर रक्षा मंत्रालय और गुप्त सेवा के अधिकारियों का प्रभाव था, तो पुतिन के करीबी भी वैसी ही थकान महसूस कर सकते हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। पुतिन को सत्ता से हटाना ही शायद एकमात्र विकल्प हो सकता है। रूस की सेना थक गई है। रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी के अनुसार रूस के अभिजात वर्ग में युद्ध रोकने पर सार्वजनिक बहस बढ़ रही है। तनाव बढ़ता जा रहा है। पुतिन को रूसी ड्यूमा के सदस्यों से भी जूझना पड़ रहा है जो उन्हें 1917 जैसी क्रांति की चेतावनी दे रहे हैं। यही संदेश रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गेनादी ज़्युगानोव ने अप्रैल में पुतिन को दिया था, जब उन्होंने चेतावनी दी थी कि पुतिन के युद्ध का सैन्य और आर्थिक दोनों स्तरों पर जो असर हो रहा है वो पुतिन का अंत भी हो सकता है। रूस के नेता के लिए लूनिन की बातें सिर्फ कगार पर पहुंचा दिए गए आदमी की बकवास नहीं थी। ये उन अधिक परिष्कृत लेकिन उतनी ही खतरनाक बातों की गूंज थी जो रूस के कुछ सबसे ताकतवर लोगों से आ रही है। रूस यूक्रेन में जमीन पर बहुत कम आगे बढ़ रहा है और अब पहले से ज्यादा ड्रोन पुतिन के इलाके यहाँ तक कि मॉस्को तक पहुँच रहे हैं। यहाँ तक कि खुद पुतिन को भी यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि रूस के तेल ढांचे पर यूक्रेन के हमलों के कारण ईंधन की कमी हो रही है। लूनिन ने खुद वागनर 2.0 शैली के तख्ता पलट का नेतृत्व शायद नहीं किया हो। उन्होंने विद्रोह की चेतावनी दी है और रूस में पुतिन व उनकी जंग को लेकर नजरिया बदल रहा है। एक पूर्व सैनिक का अपनी नाराजगी को इतने सार्वजनिक रूप से जाहिर करना और लाखों लोगों के सामने सेना में हो रहे अत्याचारों को उजागर करना अपने आप में काफी बुरा है। इन सब के साथ साथ
जब यह सब रूस के उच्च वर्गों में फूट मोर्चे पर रूस की नाकामियों के अब नकारे नहीं जा सकने वाले सबूतों और रूस के अंदर यूक्रेन के हमलों के साथ जुड़ जाता है, तो यह पुतिन के लिए एक संभावित तबाही बन जाता है। हो सकता है कि कुछ बड़ा पुतिन को तोड़ने ही वाला हो। अब सवाल यह है कि क्या वो किसी सैन्य विद्रोह के कारण जोरदार तरीके से सत्ता से बाहर होंगे या फिर धीरे धीरे जब पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे। दोनों ही नतीजे यूक्रेन के लिए फायदेमंद होंगे और पुतिन निश्चित रूप से अपने दुश्मनों को उन्हें गिराने के लिए काफी मौके दे रहे हैं। दशकों तक लगभग सभी लोग इस बात से सहमत थे कि सैन्य दुनिया में पैसा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। एक अच्छी तरह से वित्त पोषित सेना को हमेशा कम खर्च कर सकने वाली सेनाओं पर बढ़त मिलेगी। जिन देशों के पास ज्यादा पैसा है वे सीमित रक्षा बजट वाले देशों से ज्यादा मजबूत होंगे और सबसे महंगे संसाधन हमेशा सस्ते और साधारण विकल्पों पर भारी पड़ेंगे। 2022 से यूक्रेन ने इन सभी नियमों को फिर से लिख दिया है। अपने विरोधी की तुलना में कम सेना, कम संसाधनों और बहुत कम पैसे के साथ यह युद्ध लड़ने के बावजूद उसने लगातार हर मुश्किल अनुमान को गलत साबित किया है। उसने रूस को सोच चालाकी में मात दी, जिससे संभावित त्वरित संघर्ष अब 4 साल से ज्यादा चला है और क्रेमलिन की कल्पना के मुताबिक खत्म होने के कोई संकेत नहीं है। और कीव की सेनाओं ने अभी सैन्य लागत दक्षता में एक शानदार उदाहरण पेश किया है। $500 के साधन से उन्होंने कई मिलियन डॉलर के विमान को मार गिराया। एक ऐसा संदेश दिया जो रूस की पूरी युद्ध मशीन की नींव को हिला देने की धमकी देता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हमने इस तरह की कहानी सुनी है। यूक्रेन ने दुनिया के सबसे कुशल सैन्य बलों में से एक खड़ा करने की प्रतिष्ठा बनाई है। बार बार सस्ते हार्डवेयर से बाधा डालने के लिए रूस की संपत्तियों को नुकसान या नष्ट करना जो काफी मूल्यवान है। इसने सस्ते ड्रोन से दुश्मन के जहाज, विमान, बख्तरबंद वाहन और बुनियादी ढांचे पर बार बार बमबारी की है और यूक्रेन ने फिर कर दिखाया, जिससे रूस के कमांडरों को एक और बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिस पर वे फिर से अपनी चोटों से उभरते हुए सोचने पर मजबूर हो गए। ये घटना 15 जुलाई की सुबह रूस के बेलगोरोद ओब्लास्ट में वियाजोवा के पास हुई थी। इसे यूक्रेन की 427वीं मानव रहित प्रणालियों की अलग ब्रिगेड कोड नेम रारोग ने अंजाम दिया, जिसकी पुष्टि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के मानव रहित प्रणालियों बल के कमांडर रॉबर्ट ब्रोडी ने की, जो आमतौर पर अपने कॉल साइन माजार के नाम से जाने जाते हैं। माजार हाल के वर्षों में यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशनों का चेहरा बन गए हैं और अक्सर यूएवी हमलों का विवरण सबसे पहले साझा करते हैं। हमले के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर पूरी घटना दिखाई। एक क्लिप में रूसी हेलीकॉप्टर खेतों के ऊपर उड़ रहा है और यूक्रेनी ड्रोन पीछे से करीब आता है। ड्रोन कुछ सेकंड हेलीकॉप्टर के साथ उड़ता है, फिर ऊपर उठकर ऊपर से उस पर वार करता है और सीधे उसके प्रोपेलरों से टकरा जाता है। ये साधारण हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि मिल Mi-28 था। ये एक शक्तिशाली, हर मौसम दिन रात उड़ने वाला एंटी आर्मर मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी शुरुआत सोवियत संघ में हुई थी। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में बनाया गया, लेकिन सैन्य सेवा में 2009 में शामिल किया गया। यह सैन्य अनुबंध प्रतिस्पर्धा और सोवियत संघ के आर्थिक पतन से जुड़े कई कारणों और देरी के कारण हुआ, लेकिन मिल Mi-28 के लंबे विकास काल से धोखा मत खाइए। यह कोई मामूली सैन्य उपकरण नहीं है। इसकी लंबाई 55 फीट से अधिक यानी 17 मीटर है, ऊंचाई 12.5 फीट या 3.8 मीटर है और विंग स्पैन 16 फीट या 4.88 मीटर है। यह अधिकतम 11,500 किलोग्राम यानी 25,000 पाउंड से थोड़ा अधिक वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है और इसमें 1,720 लीटर तक ईंधन भरा जा सकता है या 450 अमेरिकी गैलन ईंधन अंदरूनी टैंक में और अतिरिक्त 571 लीटर यानी 151 गैलन ड्रॉप टैंकों में ले जा सकता है। 2194 हॉर्स पावर वाले 2 क्लीमो VK 2500 टर्बोशाफ्ट इंजनों से संचालित यह 270 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 170 मील प्रति घंटा की प्रभावशाली क्रूज स्पीड तक पहुंच सकता है। जरूरत पड़ने पर यह 320 किलोमीटर भी घंटा या 200 मील बीर घंटा की रफ्तार तक जा सकता है। 435 किलोमीटर यानी 270 मील की रेंज और 2 घंटे की एंड्योरेंस के साथ मिल Mi-28 को खास तौर पर अटैक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें अपने रास्ते में आने वाले किसी भी लक्ष्य को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त से भी अधिक मारक क्षमता है। इसमें चिन माउंटेड NPPU-28 टरेट है, जिसमें 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक स्पुनो 2A42 ऑटो कैनन लगी हुई है, जो प्रति मिनट 200 से 800 राउंड तक फायर कर सकती है। ग्राउंड व्हीकल्स के लिए इसकी प्रभावी रेंज 1500 मीटर या 4900 फीट है और एयरबोर्न टारगेट्स के लिए 2500 मीटर या 8200 फीट है। यह तोप
कई तरह के राउंड भी दाग सकती है, जिनमें आर्मर पियर्सिंग, डिस्कार्डिंग सबोर्ट्स और हाई एक्सप्लोजिव इंसेंडरी राउंड्स शामिल है। इसके अलावा Mi-28 में 16 तक सुपरसोनिक अटाका वी मिसाइलें लगी होती हैं। इसमें कई तरह के वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक विकल्प, थर्मोबारिक वेरिएंट्स और एक्सपेंडिंग रॉड वॉरहेड्स शामिल है। ये विकल्प Mi-28 को मुख्य युद्धक टैंकों, जिनमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर है, से लेकर पैदल सेना, इमारतों, बंकरों और अन्य हेलीकॉप्टरों तक सब कुछ निशाना बनाने की क्षमता देते हैं। Mi-28 को एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइलों और एरियल बम सहित कई हथियारों से लेस किया जा सकता है, जिससे ये रूसी वायुसेना के सबसे लचीले संसाधनों में है। और रूस ने यूक्रेन के साथ अपने युद्ध के दौरान इस विशेष हेलीकॉप्टर का नियमित रूप से इस्तेमाल किया है। 2023 में संघर्ष की शुरुआत में फ्रंटलाइन स्थानों पर Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टरों की तैनाती को लेकर कई रिपोर्टें आई थीं, जो नए एंटी टैंक मिसाइलों से लेस थे, ताकि यूक्रेन के बढ़ते बख्तरबंद वाहनों का मुकाबला किया जा सके। Ka-52 जैसे अन्य मॉडलों के साथ मिलकर Mi-28 ने यूक्रेन के कुछ मुख्य युद्धक टैंकों, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और किलेबंद ठिकानों को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने में अपनी प्रभावशीलता साबित की है। रिपोर्ट है कि रूसी बल इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ड्रोन शिकारी की तरह कर रहे हैं। कुछ यूनिट्स को यूक्रेनी टोही और आत्मघाती हमले वाले ड्रोन का पीछा करते और उन्हें मार गिराते हुए देखा गया है, जिसमें आंशिक रूप से सफलता मिली है। संक्षेप में, Mi-28 आज दुनिया के शीर्ष अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। ये सभी क्रेमलिन की सेनाओं के लिए कीमती संपत्ति है। ये ड्रोन और मिसाइलों जितने चर्चित नहीं, पर अब तक के संघर्ष में इनकी अहम भूमिका रही है। और यही वजह है कि जब भी यूक्रेन इन विमानों में से किसी एक को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने में सफल होता है, तो यह बहुत बड़ी बात होती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ग्रुप ओरिक्स के अनुसार यूक्रेनी बलों ने अब तक युद्ध के दौरान कम से कम 20 बार यह कारनामा किया है। 20 Mi-28 हेलीकॉप्टरों के या तो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने या पूरी तरह से नष्ट होने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जहां रूसी सैन्य संसाधन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाते हैं, लेकिन उनके नष्ट होने की पुष्टि के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल पाता। इस मामले में सबूत वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। हम देखते हैं कि ड्रोन लक्ष्य की ओर बढ़ता है, हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर ब्लेड से महज कुछ मिलीमीटर दूर पहुंचता है और स्क्रीन काली हो जाती है। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि यूक्रेन ने कौन सा ड्रोन इस्तेमाल किया। कई समाचार रिपोर्टों और यूक्रेनी ड्रोन निर्माता स्काईफॉल की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिस ड्रोन की बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि स्काईफॉल का अपना श्राइक 10 FPV यूनिट था। श्राइक 10 एक बेहद प्रभावी और चौंकाने वाली हद तक सस्ता टैक्टिकल स्ट्राइक ड्रोन है, जिसमें 10 इंच का फ्रेम है और यह 300 किलोग्राम यानी 6.6 पाउंड तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये श्राइक ड्रोन परिवार का हिस्सा है और इस परिवार के ड्रोन अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ड्रोनों में गिने गए हैं। इनकी उड़ान रेंज 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील तक है और अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 75 मील प्रति घंटा है। इनकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 800 मीटर यानी 2600 फीट है और कुल उड़ान समय 15 मिनट तक है। लेकिन बिना किसी शक के श्राइक 10 का सबसे प्रभावशाली पहलू इसकी कीमत है। इन ड्रोनों की कीमत लगभग $500 प्रति यूनिट है। कुछ मामलों में इन्हें $400 में भी बनाया जा सकता है। निर्माता के मुताबिक श्राइक की कम लागत के कारण यूक्रेन इन ड्रोनों की हजारों यूनिट आसानी से बना और तैनात कर सकता है बिना ज्यादा खर्च की चिंता के। जैसा कि ये मामला दिखाता है, ये ड्रोन सस्ते हो सकते हैं लेकिन ये बड़े और कहीं ज्यादा कीमती लक्ष्यों को भी आसानी से नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। उदाहरण के लिए Mi-28 की कीमत प्रति यूनिट लगभग 15 से 19 मिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है। $500 का ड्रोन बनाम $19 मिलियन का हेलीकॉप्टर और जीत ड्रोन की होती है। लागत की दृष्टि से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। लगभग बिल्कुल यही स्थिति सितंबर 2025 में भी देखने को मिली थी। एक बार फिर रिपोर्ट्स आई कि यूक्रेनी ड्रोन पायलटों ने साधारण FPV ड्रोन से रूसी हेलीकॉप्टर पर हमला कर उसे नष्ट किया। ये खबर मानव रहित सिस्टम फोर्सेस के कमांडर माजार ने ऑनलाइन टेलीग्राम पर साझा की। Mi-8 हेलीकॉप्टर को 59वीं ब्रिगेड के मानव रहित सिस्टम फोर्सेज के पायलटों ने FPV ड्रोन से नष्ट किया। माजार ने 30 सेकंड का एक वीडियो साझा किया जिसमें ड्रोन विमान से टकराता दिख रहा है। हेलीकॉप्टर तुरंत विस्फोट के बाद आग की लपटों में घिरकर धुएं के बीच क्रैश लैंड करता है। बाद में पता चला कि वह Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था, Mi-28 नहीं, जिसकी कीमत $10 मिलियन से ज्यादा थी। फिर से यूक्रेन के ड्रोन क्रू ने
$500 के FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। बाद में पुष्टि हुई कि वह श्राइक 10 था। इस परिणाम को हासिल करने के लिए इससे पहले कि हम यह समझे कि इसका यूक्रेन और रूस दोनों के लिए क्या मतलब है, मिलिट्री शो आपको पूरी तस्वीर दिखाता है, सिर्फ सुर्खियां नहीं। आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। ये कहानी सिर्फ एक ड्रोन और एक हेलीकॉप्टर की नहीं है, बल्कि पूरे युद्ध का एक छोटा प्रतिरूप है। यह इस बात का प्रतीक है कि यह संघर्ष क्या बन चुका है और दोनों पक्षों की रणनीतियों व सिद्धांतों के बीच कितनी गहरी खाई है। सालों तक बल्कि दशकों तक रूस की सेना भारी खर्च करने को लेकर जुनूनी रही है। सोवियत संघ के दिनों से लेकर 21वीं सदी में व्लादिमीर पुतिन के शासन तक देश ने लगातार दुनिया की अग्रणी नवाचारों पर अत्यधिक धन खर्च करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बार बार सैन्य प्रदर्शनियों और रेड स्क्वायर परेडों में पुतिन की सेना ने बार बार अपनी नवीनतम कई मिलियन डॉलर की परियोजनाओं का प्रदर्शन किया है, जिनमें विशाल मुख्य युद्धक टैंक से लेकर ऐसे विशाल मिसाइल शामिल हैं जो पहले की तुलना में तेज और दूर तक उड़ सकती हैं। यही मुख्य तरीका है जिससे रूस ने पीढ़ियों से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। उसने लगभग पृथ्वी के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक खर्च किया है और बड़े बड़े हथियार बनाए हैं ताकि उन लोगों को डराया जा सके जो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और वर्षों तक यह रणनीति काम करती हुई दिखाई दी। यहाँ तक कि दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतें भी क्रेमलिन को नाराज करने और महान रूसी युद्ध मशीन के क्रोध का सामना करने से स्वाभाविक रूप से डरती थी। 2022 में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण का आदेश दिया तो पूरी दुनिया ने स्वाभाविक रूप से यही उम्मीद की थी कि रूस की सेना पूरे देश में कहर बरपाएगी और कीव जो भी प्रतिरोध कर पाएगा उसे पूरी तरह से खत्म कर देगी। बिल्कुल जैसा कि हम अब जानते हैं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन ने एक बिल्कुल अलग रणनीति के अनुसार काम किया। इसने बड़े टैंक या बेहतरीन मिसाइलों पर निर्भरता नहीं दिखाई। अपने पश्चिमी सहयोगियों से वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद उसके पास रूस के लगातार बढ़ते सैन्य बजट की बराबरी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए उसे अपनी रक्षा के लिए कहीं ज्यादा सस्ते तरीके खोजने पड़े। उसे दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को अपने बजट के एक छोटे से हिस्से से निष्प्रभावी करना और उसका मुकाबला करना था, जो लगभग असंभव था। उसे समझना था कि $10 लाख की मिसाइलों को दसियों हजार डॉलर की वायु रक्षा प्रणालियों से कैसे रोका जाए, इंटरसेप्टर के बड़े भंडार के बिना ड्रोन झुंडों को कैसे रोका जाए, साधारण बारूदी सुरंगों और एंटी टैंक रॉकेटों से मैकेनाइज्ड असॉल्ट ग्रुप्स को कैसे खत्म किया जाए। अधिकांश देशों के लिए यह चुनौती बहुत बड़ी होती। कई देश पहले ही बाधा पर गिर जाते, रूसी सेना की लगातार बढ़त को रोकने में असफल हो जाते, लेकिन यूक्रेन नहीं। यूक्रेन ने असंभव पर विश्वास करने की हिम्मत दिखाई और अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत से इसे संभव बना दिया। अब वह इसका लाभ उठा रहा है। मी-28 हेलीकॉप्टर पर हाल का हमला सैकड़ों में से सिर्फ एक उदाहरण है। हर गुजरते हफ्ते के साथ हर हफ्ते रिपोर्ट्स आती है कि यूक्रेनी ड्रोन रूस की कहीं बड़ी और ज्यादा मूल्यवान संपत्तियों को नष्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि $500 का UAV $90 मिलियन के एयरक्राफ्ट को गिरा दे। कई बार $5000 के ड्रोन $10 लाख के रडार नष्ट कर देते हैं, या $25,000 के बाबा यागा बॉम्बर ड्रोन दर्जन भर दुश्मन सैनिकों की जान ले लेते हैं, या फिर दर्जनों ड्रोनों का झुंड रूसी तेल रिफाइनरियों को उड़ा देता है, जिससे क्रेमलिन को भारी आर्थिक नुकसान होता है। संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन लगभग हमेशा ये यूक्रेन के पक्ष में होती है। उदाहरण के लिए 15 जुलाई को मग्यार ने फिर टेलीग्राम पर बताया कि यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स ने अजोव सागर से गुजर रहे कम से कम 20 रूसी जहाजों पर सफलतापूर्वक हमला किया। ये जहाज कथित रूसी शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जिनका इस्तेमाल मॉस्को वित्तीय प्रतिबंधों से बचने और दुनिया भर में तेल व अन्य संसाधनों के निर्यात के लिए करता है। इनमें 17 ऑयल टैंकर, 2 LNG टैंकर और 1 टगबोट शामिल थे। मग्यार ने हमलों के वीडियो सबूत साझा किए, जिसमें FPV ड्रोन द्वारा लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्लिप्स थीं। उन्होंने नहीं बताया कि कौन से ड्रोन इस्तेमाल हुए। यूक्रेन के पास विविध शस्त्रागार होने से यह पता लगाना मुश्किल है कि किस हमले में कौन सी यूनिट्स थीं, लेकिन कई ड्रोन बनाना महज कुछ हजार में ही संभव है, या कुछ मामलों में इससे भी कम में, और इन्हें लगातार ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी कीमत कहीं ज्यादा है। जितने ज्यादा हमले होते हैं, रूस के लिए स्थिति उतनी ही खराब होती है, क्योंकि यूक्रेन सस्ते उपकरणों से अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रहा है। क्रेमलिन के लिए यह टिकाऊ नहीं है, यही मुख्य मुद्दा है। पिछले 1 साल में यूक्रेन ने साफ तौर पर समझ लिया है कि ये युद्ध मोर्चे पर नहीं जीता जा सकता। ये रूस के साथ सीधा मुकाबला करके और जितने ज्यादा टैंक और सैनिक मार सके उतने मारने की कोशिश करके नहीं जीता जा सकता। क्रेमलिन के पास हमेशा ज्यादा जनशक्ति और संसाधन रिजर्व में होते हैं जो हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसके बजाय ये युद्ध वित्तीय मोर्चे पर जीता या हारा जाएगा
अगर यूक्रेन इस संघर्ष को रूस के लिए जितना महंगा हो सके उतना महंगा बना दे तो अंततः क्रेमलिन के पास अपनी सेनाएं वापस बुलाने और शांति समझौते के लिए बातचीत करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचेगा। और ऐसा करने का सबसे प्रभावी तरीका महंगे मिसाइल या बख्तरबंद वाहनों से नहीं है बल्कि ड्रोन से है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अभी अभी अगले 12 महीनों में यूक्रेन की ड्रोन उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का इरादा जाहिर किया है। हाल ही में कीव में यूक्रेनी राज्यत्व दिवस के उत्सव में जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि यहाँ तक कि वह खुद भी यह देखकर हैरान है कि उनके देश के रक्षा क्षेत्र ने कितनी तेजी से उत्पादन बढ़ाने में सफलता पाई है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार राज्य की योजना बताई थी कि हम एक साल में 10 लाख ड्रोन बनाएंगे, उस समय यूक्रेन और विदेशों में संदेह था। अब हम हर साल 1 करोड़ ड्रोन बना रहे हैं और ये संख्या 2 करोड़ तक पहुंचेगी। यह आंकड़ा देश के उप रक्षा मंत्री श्री स्लाव बानिक द्वारा भी बताया गया था, जिन्होंने नाटो संसदीय सभा को बताया कि यूक्रेन का रक्षा उद्योग हर साल 2 करोड़ ड्रोन बना सकता है अगर उसे अपने पश्चिमी सहयोगियों से पर्याप्त धन और समर्थन मिले। बानिक ने कहा कि रक्षा क्षेत्र लंबी दूरी के हमलों और वायु रक्षा अभियानों के लिए हजारों मिसाइलें बना सकता है और सहयोगियों से देश में निवेश जारी रखने का आग्रह किया ताकि वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सके। कई देशों ने इस आह्वान पर ध्यान दिया है, जैसे जर्मनी ने हाल ही में 90 मिलियन यूरो 103 मिलियन डॉलर की फंडिंग की घोषणा की है, खासकर यूक्रेन को वही स्काईफॉल स्ट्राइक ड्रोन और ज्यादा हासिल कराने के लिए, जिन्होंने सितंबर 2025 में Mi-8 हेलीकॉप्टर और कुछ ही दिन पहले Mi-28 को मार गिराया था। इस पैकेज में इन 50,000 FPV कॉम्बैट ड्रोन की लागत शामिल है। यूएवी की एक असली सेना जो बस तैयार है और रूसी ठिकानों पर कहर बरपाने के लिए इंतजार कर रही है। हर एक में हेलीकॉप्टरों, बख्तरबंद वाहनों, तोपखाना प्रणालियों, किलेबंदियों और दुश्मन के सैनिकों को खत्म करने की क्षमता है। और हमले की अच्छी खबर यही खत्म नहीं होती। मार्च में स्काईफॉल की श्राइक 10 फाइबर ने अमेरिकी सेना की ड्रोन डोमिनेंस प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया, जिससे वह सुर्खियों में आई और 100 में से 99.3 का लगभग परफेक्ट स्कोर हासिल किया। ये परीक्षण फोर्ट बेनिंग जॉर्जिया में हुआ, जहां अमेरिकी सेना ने युद्ध जैसी परिस्थितियों में हर सिस्टम की गुणवत्ता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। श्राइक न केवल किफायती है बल्कि यह बेहतरीन ऑलराउंड मिलिट्री ड्रोन में से एक है जिसे अमेरिकी सेना ने मंजूरी दी है। ये तो बस उस सेना का एक हिस्सा है जो तेजी से दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन सेना बन गई है। एक सेना जिसमें लूची लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन और वाइल्ड हॉर्नेट्स स्टिंग इंटरसेप्टर जैसे इनोवेशन शामिल है। बाबा यगा, बॉम्बर्स, फायरपॉइंट, FP1 और बिना चालक के सतही ड्रोन जैसे मैजिएरा V5 व V7 नौसैनिक लक्ष्यों पर हमलों में इस्तेमाल होते हैं। ये आकार, गति, डिजाइन और क्षमताओं में बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन सभी कीमत के मुकाबले शानदार मूल्य देते हैं। और शायद ये हिस्सा सबसे अहम है, क्योंकि ड्रोन की कम कीमतें यूक्रेन को इन्हें आसानी से बनाने और हर सफल हमले को कहीं ज्यादा मूल्यवान बनाने देती है। और सिर्फ हवा और पानी में ही नहीं, यूक्रेन मानव रहित साधनों का इस्तेमाल क्रेमलिन में अफरा तफरी मचाने के लिए कर रहा है। इस वीडियो में देखें कि कीव की लगातार ताकतवर होती जमीनी रोबोट सेना फ्रंटलाइन के मारक इलाकों में कैसे तबाही मचा रही है। रूस डोनेट्स्क में कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा था। उसे नजरों से ओझल ऐसी इमारत में छिपाया गया था जिसे खास तौर पर यथासंभव कम ध्यान खींचने के लिए चुना गया था। रूस जो छिपा रहा था वह यूक्रेन युद्ध के अब सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश के युद्ध प्रयास के लिए बेहद जरूरी था, अत्यंत जरूरी, जिसे बदला नहीं जा सकता। उस एक चीज से भरा हुआ जिसकी रूसी सैनिकों को अपने हमले करने के लिए जरूरत है। यूक्रेन ने उसे ढूंढ निकाला और उसे आग के गोले में बदल दिया। एक ऐसा आग का गोला जो इतना गर्म था कि ऐसा लगता जैसे उसे नर्क की सबसे गहरी गहराइयों से बुलाया गया हो। और हैरानी की बात नहीं, यूक्रेन चाहता था कि रूस ऐसा ही सोचे। ऑपरेशन हेल शुरू हो चुका है और रूस अब जान रहा है कि नर्क की आग कैसी महसूस होती है। रूस को लगा वह बहुत चालाक है। डोनेट्स्क के कब्जे वाले क्षेत्र में नोवो एम्ब्रोजिव बस्ती स्थित है। वह बस्ती कई दूसरी बस्तियों के साथ रूस द्वारा डोनेट्स्क ओब्लास्ट में बनाए गए ईंधन डिपो और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन गई थी। इन ठिकानों को पहले यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित माना जाता था, फिर भी रूस ने उस दिन के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। नोवो एम्ब्रोजिव में एक अहम ईंधन डिपो छुपा कर रखा गया था। इसे खुले में रखने की बजाय एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री के परिसर में छुपाया गया था। ईंधन को रेल के माध्यम से फैक्ट्री में लाया जाता था और उसे भूमिगत जलाशयों और जमीन के ऊपर बने टैंकों दोनों में संग्रहित किया जाता था, जिन्हें
पूरी तरह से नजरों से छुपा कर रखा गया था। रूस ने इस छल को बनाए रखा था क्योंकि वह ईंधन को वहां से बाहर ले जाने के लिए आम नागरिक वाहनों के रूप में छुपाए गए ट्रकों का इस्तेमाल करता था। वे ट्रक फिर उस ईंधन को मुख्य आपूर्ति डिपो तक ले जाते थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि डोनेट्स्क के अंदर रूसी हमला समूहों के पास मशीनीकृत हमलों और अन्य वाहनों से जुड़ी कार्रवाइयों के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद रहे। इस ऑपरेशन को छुपाने की रणनीति महीनों सफल रही, जब तक कि ये नाकाम नहीं हो गई। 12 जुलाई को यूक्रेन की पहली अजो कोर ने बताया कि उसने रूस के गुप्त ईंधन बेस का पता लगा लिया था, बल्कि उसने उस पर ड्रोन से हमला भी किया, जिससे रूस का बहुत सारा जरूरी ईंधन जलता रहा। ये हमला नोवो अम्ब्रोजेवका के खिलाफ एक बड़े हमले का हिस्सा था, जिसमें रेलवे लाइनों को भी नुकसान पहुंचा और पुतिन को ये बहुत स्पष्ट संदेश दिया गया कि एक लॉजिस्टिक हब, जिसे वो कभी पहुंच से बाहर मानते थे, अब एक बहुत स्पष्ट निशाना बन चुका है। अजोव कोर ने हमले को ऑपरेशन हेल कहा और ये सब ऐसे हुआ। ऐसा हमला यूं ही अचानक नहीं किया जा सकता। यह कोई साधारण मामला नहीं था कि अजोव कोर ने छिपी जगह ढूंढकर उसे ड्रोन से नष्ट किया, जैसा कि कोर ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में खुलासा किया, जिसमें उसने अपने किए गए काम की घोषणा की थी। ऑपरेशन हेल के लिए महीनों की योजना और निगरानी की जरूरत थी, इससे पहले कि यूक्रेन यह सुनिश्चित कर सके कि उसके पास सही स्थान है और वह उन ड्रोन का अधिकतम प्रभाव डाल सके जिन्हें वह भेजने की तैयारी कर रहा था। अजोव कोर के सदस्य उस प्लांट में नहीं जा सके। इसके लिए रूसी कब्जाधारियों से लड़ना पड़ता, जो आत्मघाती मिशन है। कोर के ड्रोन ऑपरेटरों ने छिपी रूसी ईंधन सुविधा पर टोही उड़ानें भरी। हर उड़ान ने पिछली से थोड़ी ज्यादा जानकारी दी। कंक्रीट प्लांट की बनावट को मैप किया गया ताकि स्ट्राइक ड्रोन ऑपरेटरों को जब बुलाया जाए तो वे अपने लक्ष्यों को जल्दी से पहचान सके। प्लांट में आने जाने वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रेलवे लाइनें भी थी, का निरीक्षण व मैपिंग की गई, जिससे रूसी फ्यूल प्लांट चालू रहता था। कई महीनों में योजना बनी और यूक्रेन ने इस काम के लिए उपयुक्त ड्रोन चुना। एआई संचालित हॉर्नेट हाल के महीनों में कब्जे वाले इलाकों में रूसी ईंधन और आपूर्ति ट्रकों को मध्यम दूरी के हमलों में तबाह कर रहा है। इस बार ड्रोन को ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम मिला। वे बिल्कुल सही चुनाव थे और हम कुछ ही मिनटों में बताएंगे कि क्यों। लेकिन फिलहाल हम ऑपरेशन हेल पर ही टिके रहते हैं। योजना पूरी कर पसंदीदा हथियार चुनने के बाद अजोव कोर हमला करने को तैयार था। जैसा पहले बताया, सिर्फ ड्रोन भेजकर फ्यूल टैंकरों पर हमला करने की बात नहीं थी। यह एक रेलवे क्रेन से शुरू हुआ था। लेयर्ड स्ट्राइक ऑपरेशन का पहला निशाना कोई आम क्रेन नहीं था। ये वही खास क्रेन थी जिसे अजोव कोर ने पहचाना था। रूस इसका इस्तेमाल उन क्षतिग्रस्त रेल पटरियों को साफ करने के लिए करने की कोशिश करता, जो छिपे फ्यूल डिपो तक जाती थी, और वही मुख्य निशाना था। क्रेन नष्ट करना रूस की गति धीमी करने जैसा था, और यही सोच दूसरे निशाने तक भी जारी रही। अजोव कोर ने अगले कदम में पटरी पर मौजूद लोकोमोटिव को निशाना बनाया। रेल मार्ग को रोकने के लिए 2 हमले किए गए। विकट स्थिति में फंसा लोकोमोटिव अब उन अन्य ट्रेनों के रास्ते से हट नहीं सकता था जो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। क्रेन खराब होने से उसे ट्रैक से हटाया नहीं जा सका। आप सोच सकते हैं कि अगला नंबर ईंधन भंडारण केंद्र का था, लेकिन आप गलत होंगे। अजोव कोर ने अपनी योजना में एक और कदम उठाया। अगला निशाना वही इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन था जो सीमेंट प्लांट को बिजली देता था, जहां रूस का फ्यूल छुपा था। यह एक शानदार चाल थी। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि जब लाइट चली गई तो प्लांट के अंदर कितनी घबराहट मच गई होगी। रूसी सैनिक जो कुछ पल पहले तक यह सोचकर आत्मविश्वास से भरे थे कि यूक्रेन को सीमेंट प्लांट में क्या छुपा है इसका पता भी नहीं है, उन्हें अचानक यह एहसास हुआ होगा कि कुछ बहुत बहुत गलत हो गया है। जब वे घबराए और समझ नहीं पाए क्या करें, तभी अजोव कोर ने सुर्खियां बटोरी। अगली लहर में आने वाले ड्रोन ने उन ईंधन टैंकों और रेलवे लाइनों को निशाना बनाया जिन्हें महीनों पहले बहुत सावधानी से चिन्हित किया गया था। रूस इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सका। यूक्रेन ने अब तक कब्जे वाले इलाकों में जितने भी हमले किए हैं, उनमें से ये हमला उतना ही अप्रत्याशित था और इतनी शानदार सटीकता के साथ किया गया कि डोनेट्स्क का एक प्रमुख ईंधन भंडारण स्थल बच नहीं सका। ईंधन उत्पाद युद्ध का खून होते हैं। कब्जे वाली सेना को आपूर्ति देने के लिए रूसियों ने बहुत समय लगाकर लॉजिस्टिक्स हबों का एक नेटवर्क तैयार किया था, जिसे वे मानते थे कि यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित है। फर्स्ट अजोव कोर के यूएवी ऑपरेटरों ने दुश्मन की योजनाओं को बदल दिया। कोर ने टेलीग्राम पर बताया। इसने यह भी बताया कि इस हमले का एक और बड़ा प्रभाव है जो पुतिन की डोनेट्स्क के लिए योजनाओं को प्रभावित करेगा। रूस को अब ईंधन आपूर्ति नेटवर्क का हिस्सा कब्जे वाले क्षेत्रों से हटाकर मुख्य भूमि में लाना होगा। डोनेट्स्क में मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए इसका मतलब है कि उनके अभियानों के लिए ईंधन पहुंचाने में अब बड़ी देरी होगी। क्या इससे रूस के हमले धीमे होंगे? संभावना नहीं है,
पुतिन इतने बेरहम हैं कि वे उन सैनिकों से कह सकते हैं कि उन्हें फिर भी हमला करना है या सामान ढोना है। उन्हें बस ये सब बिना वाहनों के या यूक्रेन के खतरनाक इलाकों में खुद को बचाए बिना ही करना होगा। किसी तरह हमें नहीं लगता कि ये तरीका खास तौर पर सफल होगा। रूस के गुप्त ईंधन डिपो नष्ट कर यूक्रेन ने पुतिन के और प्यादे भी बर्बाद किए हैं, ठीक वैसे ही जैसा यूक्रेन चाहता था। और ऐसा भी नहीं है कि वे सैनिक पहले से ही ईंधन की कमी की वजह से हो रही परेशानी महसूस नहीं कर रहे थे, जो रूसी सेना को लगातार झेलनी पड़ रही है। जुलाई में इससे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने बताया कि लॉजिस्टिक विनाश अभियान के कारण कुछ रूसी सैनिकों को अग्रिम मोर्चे तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। यही 30 किलोमीटर क्षेत्र में यूक्रेनी टोही ड्रोन लगातार निगरानी करते हैं और ड्रोन हमले के ऑपरेटर किसी भी चलती चीज पर हमला करने के आदेश का इंतजार करते हैं। हम रूसियों की लॉजिस्टिक्स और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में समस्याएं देख रहे हैं, जो सैनिकों की युद्ध क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। हम देख रहे हैं कि रूसी बलों की गतिशीलता बाधित हो गई है। हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स रोज प्रभावित हो रही है। फ्योडोरोव ने कहा, हम निश्चित रूप से पीड़ा देख रहे हैं। अब दक्षिण में सिर्फ रूसी सैनिक ही नहीं होंगे जिन्हें दर्जनों किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। डोनेट्स्क में वे सैनिक जिनकी पुतिन को उस एकमात्र क्षेत्र को लेने के लिए जरूरत है जिसे वह यूक्रेन पर जीत जैसा कुछ भी दावा करने के लिए आवश्यक मानते हैं, अभी अभी अपने ईंधन से वंचित कर दिए गए हैं। उन्हें लगातार मार्च करना होगा, जिनमें से कई अपनी तयशुदा मौत की ओर बढ़ेंगे। इस योजना के अलावा यूक्रेन ने नोवो अम्ब्रिज्यूका में हमलों के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हमने आपको पहले ही बताया था कि हॉर्नेट इस काम के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। यही वजह है हॉर्नेट 150 किमी गहराई तक लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, इसलिए यह यूक्रेन के रसद नाकेबंदी अभियान में प्रभावी रहा है। ये मोर्चे से बहुत दूर जाकर ईंधन ट्रकों जैसे चलते लक्ष्यों पर सीधे वार कर सकता है। सच कहूँ तो नोवो अम्ब्रिज्यूका में इन क्षमताओं की पूरी परीक्षा नहीं हुई थी। यूक्रेन ने जिस ईंधन डिपो पर हमला किया वो हॉर्नेट्स की सीमा में था, कोई चलता फिरता लक्ष्य नहीं था। क्राफ्ट के अनुसार आजोकोर ने रूसी सीमा से 16 किमी दूर गुप्त सुविधा पर हमला किया। यूक्रेन के हॉर्नेट्स कई चक्कर भी लगा लेते और फिर भी हमले करने लायक ऊर्जा बची रहती। हॉर्नेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन नहीं है। यह 4.5 किलोग्राम का वारहेड ले जाता है, लेकिन रूस के फ्यूल टैंकरों के लिए इतना काफी था। वे अपेक्षाकृत सॉफ्ट टारगेट है और सिर्फ 1 या 2 धमाके ही बहुत सारा फ्यूल जलाने के लिए काफी है। लेकिन हॉर्नेट को वाकई खास बनाता है इसका AI का इस्तेमाल, जिसे एडवांस्ड गाइडेंस एल्गोरिदम के रूप में लागू किया गया है, जिससे ये ड्रोन बिना जैमर की चिंता किए जितनी दूर जरूरत हो जा सकता है। ये एल्गोरिदम हॉर्नेट को टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग ऑटोमेट करने देता है। इसका मतलब था कि अजोकोर को सिर्फ टारगेट्स ड्रोन में प्रोग्राम करने थे, बाकी काम एल्गोरिदम करता था। ये ऑटोमेटेड वॉरफेयर का सबसे विनाशकारी रूप है। डोनेट्स्क की गुप्त ईंधन सुविधा पर भरोसा करने वाले हर रूसी सैनिक ने हॉर्नेट का डंक झेला है, और जैसे ही वह सीमेंट प्लांट जिसे रूस ने इतनी चालाकी से अपने ईंधन को छुपाने के लिए भारी मात्रा में इस्तेमाल किया था, जल उठा, यूक्रेन के पास और भी योजनाएं तैयार थी। डोनेट्स्क प्लांट के नष्ट होने से कब्जे वाले क्षेत्रों में ईंधन खत्म हो गया। यूक्रेन ने 800 किलोमीटर दूर एक और प्लांट पर हमला कर रूस की ईंधन समस्या बढ़ा दी। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, ये है मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक पल निकालकर सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल भी बजाएं, ताकि आप हमारे रोजाना के और वीडियोस देख सकें। उसी दिन जब अजोकोर ने हॉर्नेट ड्रोन से रूस के बड़े राज का खुलासा किया, एक और खबर भी आई। यूक्रेन से लगभग 800 किलोमीटर दूर ड्रोन ने समारा ओब्लास्ट में सीजरान ऑयल रिफाइनरी पर कई बार हमला किया। वो रिफाइनरी पहले भी निशाने पर रही है, जैसा कि होना भी चाहिए। वह हर साल लगभग 8.9 मिलियन टन कच्चे तेल को ईंधन और अन्य तेल आधारित उत्पादों में बदलने में सक्षम है। इस बार यूक्रेन ने रिफाइनरी को सिर्फ अस्थायी रूप से बंद नहीं कराया। ड्रोन इतने सटीक थे कि विश्लेषकों के अनुसार सभी मुख्य रिफाइनिंग यूनिट्स पर वार हुआ है, जिससे सिजरान प्लांट की उत्पादन क्षमता 0 हो सकती है। यूरोमैदान प्रेस के पास पूरी जानकारी है। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन का हमला 11 जुलाई की रात शुरू हुआ और 12 जुलाई सुबह तक चला। सुबह 04:30 बजे तक सुपरनोवा प्लस और XLM प्लस समेत निगरानी चैनल हमले की रिपोर्ट कर रहे थे और रूस की बड़ी रिफाइनरियों से उठती आग व धुएं के फुटेज साझा कर रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद हमले का नक्शा तैयार कर लिया गया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस चैनल साइबर बोरोशनो के अनुसार यूक्रेन का सीजरान हमला शायद लंबी दूरी के FPV ड्रोन से हुआ था और उन ड्रोन ने 3 प्रोसेसिंग यूनिट्स को निशाना बनाया,
जिनकी प्लांट को अपने काम के लिए जरूरत होती है। चैनल के मुताबिक निशाना बनी इकाइयों में ABT5 प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट भी शामिल थी। वह एक यूनिट सालाना सीजरान द्वारा प्रोसेस की जाने वाली 8.9 मिलियन टन तेल में से 2.6 मिलियन टन यानी कुल का लगभग 30% जिम्मेदार है। ABT6 यूनिट जो 6.3 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है पर भी हमला हुआ था। ऐसा लगता है कि यूक्रेन के ड्रोन ने प्लांट के LCH 3511-600 कैटालिटिक रिफॉर्मर को भी निशाना बनाया, जो पेट्रोल के जरूरी कंपोनेंट्स बनाता है। अगर रिपोर्ट सही है तो हम दो बातें देखते हैं। यूक्रेन के ड्रोन हर हफ्ते ज्यादा सटीक हो रहे हैं। रूस अब ड्रोन के मलबे वाला अपना पुराना बहाना भी नहीं बना सकता, क्योंकि साफ है कि यूक्रेन ने ठीक उन्हीं लक्ष्यों पर सीधे वार किए जिन्हें वो निशाना बनाना चाहता था। और दूसरी बात, पूरी सिजरान रिफाइनरी अभी अभी बंद कर दी गई है। इसकी 100% तेल प्रसंस्करण क्षमता नष्ट कर दी गई है। रूस को इस प्लांट को आंशिक रूप से चालू करने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। आखिरकार जब रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का दबाव है जो रूस को इन घटकों को खरीदने से रोकने के लिए बनाए गए हैं, तो रूस के लिए इन नष्ट हुई प्रसंस्करण इकाइयों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कई घटकों को हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमने 1-2 पंच शब्द का इस्तेमाल किया था यह बताने के लिए कि कैसे एज़ोकोर ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया और फिर छिपी हुई डोनेट्स्क सुविधा में ईंधन को भी खत्म कर दिया। हम इसे यहाँ फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन ने डोनेट्स्क हमले के साथ एक जबरदस्त प्रहार किया और उसके बाद एक जोरदार हमला किया, जिससे रूस के ईंधन के एक स्रोत पर मौजूद ईंधन नष्ट हो गया। यही हम देख रहे हैं, बहुस्तरीय हमले जो रूस की सप्लाई चेन को निशाना बना रहे हैं, स्रोत से लेकर उन ट्रकों तक जो ईंधन ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका रूस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ईंधन संकट पूरी तरह से शुरू हो चुका है और रूस का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इससे पीड़ित न हो। यूक्रेन के मध्यम दूरी के और भीतर तक किए गए हमलों से ईंधन की कमी हो रही है, जिससे रूसी उपभोक्ताओं पर असर पड़ रहा है और इस बारे में बहुत कुछ कहा जाना चाहिए। इन कमियों के कारण पुतिन पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे रूसी लोग अपने तथाकथित ताकतवर रक्षक से बहुत नाराज हो रहे हैं। अब रूस भर के पेट्रोल पंपों पर कतारें मीलों तक फैली हुई हैं और कई लोग जो इन कतारों में कई घंटे इंतजार करते हैं, उन्हें आखिर में पता चलता है कि पंप खाली हो चुके हैं और उन्हें कहीं और जाकर फिर से कतार में लगना पड़ेगा। कुछ अवसरवादी रूसी तो कतार में अपनी जगह सुरक्षित कर लेते हैं और फिर उन जगहों को ईंधन की जरूरतमंद हताश लोगों को $460 तक में बेच देते हैं। इन सभी कमियों के कारण रूस के अंदर माहौल बिगड़ता जा रहा है। द इंडिपेंडेंट के एलेक्जेंडर तितो ने 10 जुलाई को रिपोर्ट किया, मैं 2022 से हर साल रूस गया हूँ और वहाँ के माहौल में एक साफ बदलाव देखा है। 2022 में सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने और नए प्रतिबंधों व युद्ध की हकीकत से खुद को ढालने तक सीमित था। कुछ सालों में हालात स्थिर हुए और अर्थव्यवस्था के अनुकूलन पर आशावाद बढ़ा। 2026 तक मौजूदा ईंधन संकट से पहले ही आर्थिक मंदी की चर्चा शुरू हो गई थी। तितोव लिखते हैं, ये यूक्रेन की पुतिन पर दबाव बनाने की योजना है। डोनेट्स्क हमले से दिखता है कि यूक्रेन रूस में ईंधन संकट लाने के लिए अपने अभियान को नए स्तर पर ले जा रहा है। अब इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर लाइन में लगे आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों से उनके हमलों की जीवन रेखा छीन ली जा रही है। सीधा विचार है, सेना की ईंधन आपूर्ति काट दो, रूसी युद्ध मशीन पंगु हो जाएगी। यूक्रेन ने ईंधन अभियान तेज कर आजो सागर में टैंकरों पर हमला शुरू किया ताकि पेट्रोल डीजल क्रीमिया और मुख्य भूमि के कब्जे वाले इलाकों तक न जा सके। अभी हमने देखा कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क में एक छिपी हुई ईंधन भंडारण सुविधा पर अच्छी तरह से योजनाबद्ध हमला किया है। EU ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार कई जगह रूसी सैनिकों को पंपों पर ईंधन नहीं मिल रहा। अगर यूक्रेन हमले तेज करता रहा तो जल्द सैनिकों को मोर्चे पर भी ईंधन नहीं मिलेगा। शायद ऐसा पहले से ही हो रहा है। अगर आपके पास काफी ईंधन होता तो फ्योदरोव जिन 30 किलोमीटर की पैदल यात्राओं का जिक्र करते हैं नहीं करनी पड़ती। अब सिर्फ आम नागरिक नहीं है जो ईंधन की कमी झेल रहे हैं, बल्कि पूरी रूसी सेना। संख्या झूठ नहीं बोलती। ईंधन समस्याओं के कारण रूसी सैनिक इन ईंधन समस्याओं के कारण 2026 में किसी भी अन्य समय की तुलना में सबसे तेजी से मारे जा रहे हैं। 13 जुलाई तक के 24 घंटों में रूस ने अनुमानित 1600 सैनिक खो दिए। प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार हम सोचते हैं कि कितने सैनिकों को गाड़ी के बजाय पैदल मोर्चे जाना पड़ा और उनका यूक्रेनी ड्रोन से सामना हुआ। जून में रूस ने लॉजिस्टिक्स विफल होने पर लगभग 40,000 सैनिक खो दिए और उसके सैनिक पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गए। हम यहाँ देख रहे हैं कि यूक्रेन द्वारा पैदा किए गए ईंधन संकट का असर किस तरह पड़ रहा है। धीरे धीरे पुतिन की युद्ध मशीन बिखर रही है। और फिर डोनेट्स्क है। पुतिन चाहते हैं कि डोनेट्स्क जल्द गिर जाए। वो 2014 में
रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करने के बाद से यही कह रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन ने डोनेट्स्क और व्यापक डोनबास क्षेत्र के पतन के लिए 15 समय सीमा तय की है, जिनमें से अधिकांश पहले ही आ चुकी हैं और बिना किसी नतीजे के गुजर चुकी है। क्रेमलिन से निकली समय सीमाओं में सबसे नई 31 दिसंबर है। यह पिछली 2026 की समय सीमाओं के बाद आता है, जैसे 31 मार्च, वो तो सफल नहीं हुई, और 1 सितंबर, जिसे पुतिन ने लगता है उसके आने से बहुत पहले ही छोड़ दिया। समय सीमाएं मायने नहीं रखती। अल जजीरा कहता है कि रूस की मौजूदा गति से डोनेट्स्क के बाकी हिस्से पर कब्जा करने में उसे और 5150 दिन यानी करीब 14 साल लगेंगे। संभवतः तब तक पुतिन नहीं रहेंगे। मोर्चे से 20 किलोमीटर से भी कम दूर एक छिपे भंडारण केंद्र में ईंधन में लगी आग रूस के लिए मददगार नहीं होगी। इसका मतलब है रफ्तार में एक और गिरावट। इसका मतलब है कि और ज्यादा सैनिकों को मारक क्षेत्रों से पैदल गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब है कि पुतिन का डोनेट्स्क का सपना चकनाचूर हो गया है। रूस फिलहाल डोनेट्स्क पर कब्जा नहीं कर सकता। पुतिन जब आगे की स्थिति समझने की कोशिश करते हैं, अज़ोव ओर आगे बढ़ता है। संभव है उसके पास पहले से ही आसमान में और टोही ड्रोन हो जो रूस द्वारा छिपाए गए अगले लक्ष्य की तलाश में है, जिसे यूक्रेन के लिए निशाना बनाना नामुमकिन माना जाता है। एक कहावत है, एक बार बेवकूफ बनाओ तो शर्म तुम्हारी, 2 बार बनाओ तो शर्म मेरी। अगर पुतिन शर्म महसूस करने में सक्षम होते तो इस वक्त उनके पूरे शरीर में शर्म की लहर दौड़ रही होती। रूस को कुर्स्क क्षेत्र के हवाई अड्डे पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जहां वह अपने फाइटर जेट को बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के पीछे छुपा रहा था। यूक्रेन ने दोनों को नष्ट कर दिया, पहले एक फिर दूसरा। एक अजेय हथियार को जमींदोज कर दिया गया है और रूस को ड्रोन हमलों के मामले में 2 बार बेवकूफ बनाया गया है। ये शर्मनाक है, अपमानजनक, लेकिन अब तो रूस के लिए ये आम बात हो गई है। हम कालिनो एयरफील्ड की ओर बढ़ रहे हैं, जो कुर्स्क के केंद्र से करीब 7 किलोमीटर पूर्व है। उस ओब्लास्ट का नाम आपको जाना पहचाना लगेगा। वहीं रूस की यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी बेइज्जती हुई थी। अगस्त 2024 में यूक्रेन ने जवाबी घुसपैठ कर रूस के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। हालांकि उस हमले को आखिरकार पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन इसने कुर्स्क को, जो एक सीमा क्षेत्र है, पूरे रूस के सबसे कमजोर ओब्लास्ट में से एक के रूप में चिन्हित कर दिया। अब पुतिन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली जगह एक बार फिर उसके मुंह पर दे मारी गई है। रूस ने आक्रमण के बाद कालिनो को दोहरे उपयोग का हवाई अड्डा बनाया। कुर्स्क वोस्तोक्ष्नी हवाई अड्डा वही है, जबकि कालिनो में एक छिपा हुआ सैन्य एयरबेस रूसी विमानन को समर्थन देती है। रूस की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से कुछ द्वारा संरक्षित यह एयरबेस उन लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों का ठिकाना है जो युद्ध के अधिकांश समय यूक्रेन पर मिसाइलें और ग्लाइड बम दाग रहे हैं। यूक्रेन को इस बेस के खिलाफ कुछ करना था और 21 जुलाई को खबर आई कि उसने कर दिखाया। मूल तथ्य बेहद भयावह है। यूक्रेन की 15वीं अलग आर्टिलरी टोही ब्रिगेड, जिसे ब्लैक फॉरेस्ट भी कहते हैं, ने एक घातक ड्रोन हमला किया जिसमें रूस के 2 सबसे कीमती हथियार नष्ट हो गए। ब्लास्ट में MiG-29 फाइटर जेट गिरा, जो रूस के लिए शर्मनाक था। इससे भी बुरा, यूक्रेन के ड्रोन ने पैंटसिर S1 एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर दिया, जो जेट की सुरक्षा के लिए था। एक ही झटके में यूक्रेन ने 2 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट कर दिया, क्योंकि रूस ने एक लड़ाकू विमान और एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खो दिया, जो कालिनो एयरफील्ड को उसी खतरे से बचाने के लिए था जैसा खतरा यूक्रेन ने अभी भेजा था। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। एयर डिफेंस सिस्टम का मकसद मिसाइल या ड्रोन जैसे प्रोजेक्टाइल्स को नष्ट करना है। रूस ने पैंटसिर S1 कालिनो में लगाया, पर उससे अपेक्षित काम नहीं हुआ। यूक्रेन के ड्रोन को रोकने वाला हथियार उन्हीं ड्रोन से नष्ट हुआ और इससे एक और हमले का रास्ता खुल गया, जिसने MiG-29 को भी तबाह कर दिया। जैसा कि हमने कहा, ये अपमानजनक था। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पोस्ट में हमले की घोषणा कर आगे और हमलों की धमकी दी। उस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी आया जिसमें हमलों को इतनी विस्तार से दिखाया गया था कि रूस ये नकार नहीं सकता कि ये हमले हुए, या फिर अपने पुराने ड्रोन मलबे वाले बहाने का सहारा नहीं ले सकता कि यूक्रेन के ड्रोन एक और रूसी बेस तक कैसे पहुंच गए और वहां के कीमती लक्ष्यों को निशाना बना पाए। करीब 50 सेकंड का यह फुटेज उस टोही कार्य और योजना के अंशों के साथ शुरू होता है जो इस हमले के लिए बनाई गई थी। हम देखते हैं कि बेस की पहचान की जा रही है, साथ ही MiG-29 और पैंटसिर S1 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया गया है, जिन्हें यूक्रेन ने निशाना बनाया। हम MiG-29 को आग की लपटों में घिरा हुआ देखते हैं। ये सफल हमले का सबसे स्पष्ट संकेत है। असली आकर्षण आखिरी सेकंड में आता है। यूक्रेन के ड्रोन से लिया गया वीडियो दिखाता है कि पैंटसिर S1 निशाने पर है। ये रूस की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस प्रणालियों में से एक है। आप सोच सकते हैं कि ये सिस्टम घूम रहा होगा और ड्रोन पर मिसाइलें दाग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम के पास पहुंचता है और वो सिस्टम जैसे कुछ जानता ही नहीं। फुटेज ठीक उस समय कट जाता है जब ड्रोन टकराने ही वाला होता है, लेकिन संदेश साफ है। रूस का पैंटसिर S1 न सिर्फ MiG-29 की रक्षा करने में नाकाम रहा, बल्कि वह इतना बेकार साबित हुआ कि यूक्रेन के ड्रोन का जवाब देने में भी असमर्थ दिखा।
क्या यह असली सिस्टम था या कोई डिकोय? क्या इससे फर्क पड़ता है? मुख्य खबर यह है कि यूक्रेन ने कुर्स्क में एक एयरबेस पर हमला किया, जिसे बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित माना जाता है, और रूस कुछ भी नहीं कर सका। जब हम आंकड़ों में गहराई से जाते हैं तो दर्द और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि रूस ने 2 महत्वपूर्ण हथियार खो दिए हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। साथ ही जब हमने कहा था कि ये हथियार बहुत कीमती हैं, तो हम सच में ऐसा ही मानते हैं। एक अकेला मिग-29 फाइटर जेट, जब ये सोवियत युग के एयरफ्रेम्स अभी भी बनाए जा रहे थे, तब एक मिग-29 रूस को करीब $25 मिलियन का पड़ता था। एक पैनसीर S-1 की कीमत करीब $20 मिलियन है। रूस को अभी $45 मिलियन का नुकसान हुआ है यूक्रेनी ड्रोन द्वारा दिए गए ताबड़तोड़ दोहरे वार के कारण। और ये मत भूलिए कि जिन ड्रोन ने ये नुकसान किया, उनकी कीमत इस राशि के मुकाबले बहुत कम थी। यूक्रेन ने यह पुष्टि नहीं की है कि उसने अपने कुर्स्क हमले के लिए कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि हम मान सकते हैं कि इस हमले की लागत अधिकतम 6 अंकों में रही होगी, जो निवेश पर शानदार लाभ है। इसमें संसाधनों के नुकसान का व्यापक प्रभाव भी शामिल नहीं है। कलिनो अब ज्यादा असुरक्षित है क्योंकि उसका पैंट्सर S-1 नहीं है, जिससे यूक्रेनी ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। मिग-29 के नुकसान से रूस के पास मिसाइल और ग्लाइड बम के लिए एक प्लेटफॉर्म कम हो गया है। इससे यूक्रेन को कम नुकसान होता है और हवाई दबाव न होने पर वो रूस को जमीन पर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 21 जुलाई रूस के लिए अच्छा दिन नहीं था, लेकिन अब तक आप जानते हैं कि यूक्रेनी हमले कैसे होते हैं। यूक्रेन शायद ही कभी एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कलिनो में उपकरण जलने के दौरान यूक्रेन के ड्रोन ने रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला किया। यूरो मैदान प्रेस ने इसका पूरा ब्यौरा दिया है। कब्जे वाले खिरसोन क्षेत्र के होर्ली में यूक्रेन ने ब्यूसोल एस रडार स्टेशन नष्ट किया। यह स्टेशन रूसी वायु रक्षा के लिए नहीं, बल्कि रूसी सेना द्वारा समुद्री लक्ष्यों की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। संभवतः काला सागर और निप्रो नदी में यह तटीय निगरानी प्रणाली थी। अब नष्ट होने पर रूस यूक्रेनी समुद्री ड्रोन का पता नहीं लगा सकेगा जब वे क्रीमिया के कब्जे वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे। यूक्रेन ने लुहांस्क में कुंद्रयुसा के पास गोला बारूद डिपो और डोनेट्स्क में डेविड्यूस्का के पास लॉजिस्टिक्स डिपो नष्ट किए। ज़पोरिजिया भी निशाना बना। यूक्रेन के ड्रोन ने कामियांस्के और कोमार की 2 चौकियां नष्ट की। कुर्स्क को सिर्फ अपने एयरफील्ड की चिंता नहीं थी। यूक्रेन के ड्रोन ने कुर्स्क ओब्लास्ट में पोपोवोलोच्ची के पास लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस पर हमला किया। ये रूस के लिए वायु आतंक और रक्षा की असफलता की रात थी। मिग-29 और पैंटेसिर S-1 शो के आकर्षण थे, पर बस यही सब नहीं था। यूक्रेन लगातार रूसी एयरफील्ड्स पर हमला कर रहा है। कलिनो हमले की घोषणा से कुछ दिन पहले यूक्रेन ने बताया कि कब्जे वाले क्रीमिया के साकी एयरफील्ड पर सटीक ड्रोन ऑपरेशन किया गया था। यह हमला, जो यूक्रेन के लिए एक बार फिर से निशाना बना, इसमें हॉर्नेट ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल किया गया, जिसे यूक्रेन अपनी लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन अभियान में इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मकसद क्रीमिया को अलग थलग करना है। Su-24M आग की चपेट में आया, जिससे रूस ने एक हफ्ते में 2 फाइटर जेट खो दिए। क्या कुर्स्क में हॉर्नेट का नया वर्जन या कोई अलग यूक्रेनी ड्रोन इस्तेमाल हुआ? यूक्रेन कुछ नहीं कह रहा है, उसे इसकी जरूरत भी नहीं है। जलता मिग-29 और तबाह पैंट्सिर S-1 यूक्रेन की स्थिति साफ कर देते हैं। अब हम और गहराई में जाएंगे। इन उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करना क्यों मायने रखता है, और युद्ध के व्यापक संदर्भ में यूक्रेन का यह हमला रूस के लिए क्या मायने रखता है? हम इन सवालों का जवाब अभी देंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बटन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आगे जो आने वाला है वो मिस न हो। आइए वापस चलते हैं उन 2 सिस्टम्स पर जिन्हें यूक्रेन ने कालिनो में नष्ट किया था। मिग-29 और पैंट्सिर S-1 आर्थिक रूप से कीमती टारगेट्स हैं। इन हमलों से रूसी युद्ध कोष को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। इन हथियारों की असली कीमत उनकी क्षमताओं में है। हम ये नहीं कहेंगे कि मिग-29 दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है या किसी देश के श्रेष्ठ विमानों में शामिल है। सोवियत युग का मिग-29 फाइटर जेट 1970 के दशक में एयर सुपीरियॉरिटी के लिए डिजाइन हुआ था, और ओडिन के अनुसार इसे उस समय के F-9/15 का मुकाबला करने को बनाया गया था। इस जेट के करीब 20 वेरिएंट्स हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं कि यूक्रेन ने कालिनो में किस वेरिएंट पर हमला किया। मुख्य आंकड़े ये हैं कि इस फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज बाहरी ईंधन के साथ 1500 किलोमीटर है। यह 2400 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल सकता है, और इसमें कई मिसाइलें व बम लोड हो सकते हैं। लेकिन इन सब का ज्यादा मतलब नहीं रह जाता जब बात आती है कि रूस मिग-29 का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कैसे कर रहा है। फाइटर जेट्स की भारी संख्या में बढ़त होने के बावजूद रूस अपने ज्यादातर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल फ्रंट लाइन के पीछे से यूक्रेन पर मिसाइलें और ग्लाइड बम दागने के लिए करता है। जैसा कि कुर्स्क में दिखता है, यूक्रेनी क्षेत्र के बाहर से ऐसा करना बेहतर है। इसका कारण यह है कि रूस ने शुरुआत में फाइटर जेट्स यूक्रेन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उसने देखा कि दर्जनों जेट्स को तब मार गिराया गया जब वे यूक्रेनी ठिकानों पर बम गिरा रहे थे। अब तक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ
438 विमान खो दिए हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक हवाई वर्चस्व की शुरुआती कोशिशों में खो गए। MiG-29 सहित कई अन्य रूसी लड़ाकू विमान इन शुरुआती नुकसानों में शामिल थे और रूस को अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने के तरीके को जल्दी से बदलना पड़ा ताकि वे कोई असर डाल सके। इसलिए रूस ने फ्रंट के पीछे से बमबारी की रणनीति अपनाई। इसका फायदा है कि रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेनी हवाई रक्षा से दूर रहते हैं, लेकिन इन्हें यूक्रेन के पास एयरफील्ड्स पर रहना पड़ता है ताकि मिसाइल और ग्लाइड बम दाग सके। फिर भी रूस इसके लिए तैयार है, खासकर अब तक ग्लाइड बमों की प्रभावशीलता को देखते हुए और कुछ हलकों में ये विश्वास है कि ग्लाइड बम हमले युद्ध के अगले चरण को परिभाषित करेंगे। कम से कम फोर्ब्स का कहना है कि ऐसा ही होने वाला है। 1 जुलाई के लेख में विक्रम मित्तल ने लिखा कि ग्लाइड बम अब पारंपरिक तोपखाने की जगह ले रहे हैं और किलेबंदी पर दबाव का प्रमुख साधन बन गए हैं। ये दोनों पक्षों के लिए लागू है। रूस के लिए लगातार ग्लाइड बम लॉन्च करने से वह पुराने FAB बमों को विंग किट्स की मदद से बदलकर दूर से ही यूक्रेनी बस्तियों पर बमबारी कर सकता है, जिससे उन्हें ज्यादा दूरी और अधिक सटीकता मिलती है। इसका यूक्रेन द्वारा हाल ही में नष्ट किए गए MiG-29 से क्या संबंध है? वह फाइटर जेट कुर्स्क में तैनात था, जो एक सीमा क्षेत्र है। यह लगभग तय है कि रूस अपने अब नष्ट हो चुके फाइटर जेट का इस्तेमाल अपनी हवाई बमबारी रणनीति के तहत कर रहा था, संभवतः सुमी और अन्य आसपास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इसे नष्ट करके यूक्रेन ने रूस की उस हवाई रणनीति पर प्रहार किया है जिस पर वह लगातार अधिक निर्भर होता जा रहा है। साथ ही यूक्रेन ने यह संदेश भी दिया है कि कालिनो भेजा गया कोई भी फाइटर जेट सुरक्षित नहीं रहेगा। रूस को अन्य एयरफ्रेम्स भी वापस बुलाने पड़ सकते हैं, जिससे मिसाइल और ग्लाइड बम अभियानों का प्रभाव फिर सीमित होगा। फिर आता है पैंजर S1। हम इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस के शस्त्रागार में सबसे महत्वपूर्ण में से एक मानते हैं, क्योंकि सिद्धांत रूप में ये यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ सबसे प्रभावी में से एक होना चाहिए। ये इतना पोर्टेबल है कि इसे ट्रक के पीछे लादा जा सकता है, जिससे इसे आसानी से अपनी जगह पर ले जाया जा सकता है। पैंजर S1 की मुख्य ताकत इसकी बहुमुखी प्रतिभा मानी जाती है। इस सिस्टम में मिसाइलों को 2 ऑटोमेटिक 2 A-38 M30 मिमी एंटी एयरक्राफ्ट गनों से जोड़ा गया है, जिससे लक्ष्य को मार गिराने की इसकी संभावना बहुत अधिक हो जाती है। आर्मी टेक्नोलॉजी के अनुसार इसकी संभावना करीब 70 से 95% होती है। यह साफ नहीं है कि आंकड़ा सत्यापित प्रदर्शन या रूसी दावों पर है। पूरी तरह लोडेड पैंजर S1 में गनों के लिए करीब 1500 राउंड होते हैं। ये आर्मर पियर्सिंग, फ्रेगमेंटेशन और हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स हो सकते हैं। गने प्रति मिनट 700 राउंड फायर कर सकती हैं और इनकी रेंज 4 किलोमीटर है। इस सिस्टम में 1257 E6 एयर डिफेंस मिसाइलें भी लगी होती है। यहाँ हमारा मुद्दा फायर पावर नहीं है, बात इसकी बहुउपयोगिता की है। पैंजर S1 यूक्रेन से आने वाली मिसाइल या ड्रोन जैसी किसी भी चीज से निपट सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह का गोला बारूद है जिसे जरूरत के हिसाब से मिलाया जा सकता है। फिर भी कालिनो में पैंजर S1 असफल रहा। हमें पता है कि यूक्रेन ने पैंजर को नष्ट करने के लिए एक रणनीति बनाई है। यूक्रेन ने इन सिस्टम से निपटने के लिए नियमित रूप से ड्रोन के झुंड तैनात किए हैं। यहाँ विचार बहुत सीधा है, इतने सारे लक्ष्य बना दो कि पैंजर को समझ ही ना आए कि कहाँ फायर करे, या अगर करे भी तो वो सब कुछ रोकने के लिए पर्याप्त फायर नहीं कर पाए इससे पहले कि कोई ड्रोन हमला कर दे। लेकिन कालिनो में ऐसा नहीं हुआ लगता। संभावना है कि उस बेस पर पैंजर S1 या तो बिना रडार के था या रडार खराब था, जिससे वह यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक नहीं कर सका। या फिर रूस के लिए और भी बड़ी चिंता यह है, ड्रोन हमलों से बचाव में पैंजर S1 उतना प्रभावी नहीं है जितना दावा किया जाता है। इसके संकेत मिलते हैं। फरवरी में प्रावदा ने बताया कि 2025 में यूक्रेनी हमलों से रूस की पैंजर वायु रक्षा प्रणालियों की संख्या आधी रह गई थी। एक ही साल में 50% भंडार खत्म होने से साबित होता है कि पैंजर S1 उतना सक्षम नहीं है जितना रूस दिखाता है। यूक्रेन की SSO के अनुसार पैंजर सिस्टम्स का विनाश रणनीतिक उद्देश्य था। इसीलिए पैंजर सिस्टम्स का योजनाबद्ध विनाश एक रणनीतिक उद्देश्य है। दुश्मन की वायु रक्षा को भेदना और उसके पीछे गहरे स्थित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए रास्ते बनाना। इससे यूक्रेन की रक्षा सेनाएं सैन्य ठिकानों, गोदामों, हवाई अड्डों और कब्जाधारी बलों की अन्य सुविधाओं के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकती हैं। असल खबर है कि 50% सिस्टम्स नष्ट किए गए हैं। यह पैंजर S1 के बारे में पूरी जानकारी देता है। रूस की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में होने के बावजूद यह यूक्रेन के लगातार बदलते ड्रोन रोकने में नाकाम है। कालिनो ने अभी अभी इसे प्रत्यक्ष रूप से साबित कर दिया और रूस को एक और अपमानजनक झटका लगा है, जहां एक और महंगी वायु रक्षा प्रणाली को एक ऐसे ड्रोन ने नष्ट कर दिया जिसकी लागत उसकी तुलना में बहुत कम थी। रूस की पैंजर की इतनी हानि हुई है कि उसे मिसाइलों के लिए अलग अलग ग्राउंड लॉन्चर मिलाकर हाइब्रिड सिस्टम अपनाना पड़ा है। इससे साफ है कि रूस पैंजर S1 न सिर्फ खो रहा है बल्कि उन्हें बदल भी नहीं पा रहा। यूक्रेन रूस को लगातार कमजोर कर रहा है। हर पैंजर के नष्ट होने से रूस की कमजोरियां बढ़ती है। अब रूस कहाँ है? युद्ध के बड़े संदर्भ में रूसी एयरबेस पर MiG-29 और पैंजर S1 का नष्ट होना रूस के लिए शर्मनाक है, पर इससे युद्ध खत्म नहीं होता। पुतिन के लिए इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह हमला दिखाता है
कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली पर्याप्त मजबूत नहीं है। ये समस्या सिर्फ पानसीर नहीं, रूस के पूरे शस्त्रागार की हर प्रणाली में है। थॉमस विदिंगटन, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में सैन्य विज्ञान फेलो, इस समस्या को स्पष्ट बताते हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है, यह स्पष्ट है। वे इस तरह के हमले का पता लगाने, उसे ट्रैक करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए सुसज्जित नहीं है। रूसी वायु रक्षा में बड़े बदलाव न होने पर यही स्थिति रहेगी, विथिंगटन कहते हैं। रक्षा प्रणालियां ड्रोन की समस्या नहीं सुलझा सकती और यह समस्या बनी रहेगी। अगर आपको सबूत चाहिए तो हम 174 की संख्या पेश करते हैं। इतनी रूसी वायु रक्षा प्रणालियां 2026 के पहले 5 महीनों में नष्ट हुई। रूस को 5.4 बिलियन का नुकसान हुआ, यूनाइटेड 24 मीडिया ने 5 जून को बताया। वायु रक्षा समस्या के साथ रूस ने एक MiG-29 भी गंवाया है, जो बदला नहीं जा सकता। रूस लड़ाकू विमान बना सकता है, लेकिन MiG-29 का निर्माण पहले ही बंद हो गया है। अगर रूस कालिनो में एक नया जेट भेजता है तो वो या तो कोई ज्यादा महंगा मॉडल होगा जो खोने के लिए बहुत कीमती है, या फिर उसके मौजूदा और पुराने हो चुके भंडार से एक और MiG-29 होगा। दोनों ही विकल्प रूस के लिए आदर्श नहीं है। वह मिसाइल और ग्लाइड बम दागने जैसे अपेक्षाकृत साधारण काम के लिए अपने ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमानों को जोखिम में नहीं डालना चाहता। लेकिन हर सोवियत युग का विमान जो गिरता है वह रूस के पास इस काम के लिए मौजूद जेट विमानों के भंडार को कम कर देता है। इन सब के साथ एक और समस्या भी जुड़ी हुई है। यूक्रेन के ड्रोन लगातार बेहतर हो रहे हैं, जबकि रूस की रक्षा प्रणाली पुराने दौर में अटकी है, जब ड्रोन युद्ध आम नहीं था। 17 जुलाई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन फ्रंटलाइन FPV से डीप स्ट्राइक UAV तक लगातार उन्नत हो रहे हैं। 2026 में 1 मिलियन स्ट्राइक का माइलस्टोन पार किया है। इस रफ्तार से यूक्रेन साल के अंत तक 2 मिलियन ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है। अब यूक्रेन द्वारा की जाने वाली 90% स्ट्राइक्स के लिए ये हथियार जिम्मेदार है। कालिनो में जो तरीका सफल रहा वो हर जगह असरदार दिख रहा है। जैसे जैसे साल बढ़ेगा, यूक्रेन को इस रणनीति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अब यूक्रेनी सैनिकों को रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस मिल रही है। अब वे लक्ष्यों की पहचान और हमलों की योजना पहले से तेज बना सकते हैं। शायद यही कालिनो में हुआ। सैटेलाइट इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को दिखाया कि MiG-29 खुला पड़ा था। उसने तुरंत ड्रोन भेजकर उसे नष्ट कर दिया। अब मौके और तेजी से आ रहे हैं और यूक्रेन बार बार दिखा रहा है कि वह घातक प्रतिक्रिया कर सकता है। एक बात तय है, रूस को फिर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, क्योंकि उसने अपने सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक के पीछे फाइटर जेट छुपाया, लेकिन दोनों नष्ट हो गए। यह शर्मिंदगी बढ़ती जा रही है। ये टारगेट्स ड्रोन से नष्ट हुए। रूस इसे समझ सकता है, चाहे वो खुश ना हो। दूसरी जगहों पर यूक्रेन फ्रंटलाइन बदलने के लिए बाढ़ के खंभे इस्तेमाल कर रहा है। कंफ्यूज हैं? वीडियो देखें और जाने हमारा मतलब। वीडियो पसंद आए तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रूस के खिलाफ यूक्रेन के हर अहम हमले को कवर करते हैं। धन्यवाद।